अड्डा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। इस कारोबारी हफ्ते के आखिरी 1.5 घंटे का सत्र, कैसी हो आपकी तैयारी और खासतौर से अगले हफ्ते क्या यही झूलता हुआ बाजार रहेगा या फिर कुछ रिकवरी की उम्मीद करें, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले हेडलाइंस। मार्च सीरीज के पहले दिन भी नहीं थम रहा कमजोरी का सिलसिला। निफ्टी 17,450 के करीब, HDFC ट्विंस और ITC बना रहे हैं दबाव। बैंक निफ्टी और मिड कैप भी कमजोर। आज मेटल शेयरों में भारी बिकवाली। निफ्टी मेटल इंडेक्स 3% से ज्यादा टूटा, 3 से 4% नीचे कर रहे हैं कारोबार। हिंडाल्को, नैल्को और वेदांत स्टील कंपनियों में भी बिकवाली का भार। NCLAT से जी एंटरटेनमेंट को राहत। दिवालिया प्रक्रिया मामले में NCLT के आदेश पर लगाया स्टे। इंडसइंड बैंक को भेजा नोटिस। 29 मार्च को होगी अगली सुनवाई। दिन के निचले स्तरों से रिकवरी। और G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को PM मोदी का संबोधन। बोले एनर्जी और खाद्य सुरक्षा बड़ा चैलेंज, ऊंची कमोडिटी कीमतों से कई देश संकट में। चलिए, जिसे कहते हैं शुक्र है शुक्रवार है। आज लिटरली बुल्स के लिए वैसा ही दिन, क्योंकि मार्केट की लगातार पिटाई और आज फाइनली ये वीक खत्म होने जा रहा है। और हर्षिता वीरू, गुड आफ्टरनून। बहुत ही खराब वीक बुल्स के लिए और खासतौर से इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए। और आज भी देखिए एग्जैक्टली वही सेल ऑन रैली की ट्रेड, और क्या ज़बरदस्त सुबह मार्केट ने आपको रैली दी और वहाँ से एक शानदार शॉर्ट ट्रेड। और मार्केट का टेक्सचर जैसा हमने डिस्कस किया था बहुत वीक। ये पोजिशनल शॉर्ट वाली मार्केट है, इंटरडे वाली शायद है भी नहीं। पोजिशनल शॉर्ट्स ने अच्छा मुनाफा कमाया इस मार्केट में। और मार्केट में इस समय काफ़ी सेलिंग प्रेशर विजिबल। और इस हफ्ते एक और चीज़ जो इस टेक्सचर के वीक होने के साथ हुई है कि हर्षिता की अदानी एंटरप्राइजेस में एक फ्रेश डिक्लाइंस शुरू हुई है, और जिसने फिर से उस फैक्टर को रेज किया, क्योंकि 24% इस हफ्ते अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक लास्ट काउंट पर गिरा है। और जैसा हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज तो अब आएगा, इसमें कुछ डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। क्या वहाँ पर भी रुकेगा या नहीं रुकेगा? मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आज भी निफ्टी ने एक रैली दी सुबह सुबह आपको, गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करने के लिए। और आज एक मार्केट ने एक लिटमस टेस्ट फेल किया। वो लिटमस टेस्ट था आज ग्लोबल क्यूज अच्छे थे हमारे लिए जब हमने सुबह शुरुआत की थी। और आज इस तरीके का मूव का मतलब हमारी जो वीकनेस है वो इंटरनल है। हमारे पास घरेलू कारणों की कमी है, ट्रिगर्स की कमी है जो मार्केट को ऊपर लेकर जाएं या मार्केट को ऊपर सस्टेन रखें, उसकी बहुत बड़ी कमी है इस मार्केट के पास। जी हाँ। और अनुज, अगर आप इस पूरे हफ्ते की स्थिति देखें तो सोमवार को हमने 18,000 के दर्शन किए थे और आज हम फिर लोअर एंड पर आ गए जो 17,423 के आसपास का है। तो रफली एक 600 पॉइंट का दायरा, और उसी में हमने बस चक्कर काटे हैं। अब यहाँ से कुछ इस चक्रव्यूह से निकलने का कुछ रास्ता है या फिर हम अभिमन्यु की तरह फंसे हुए हैं? नहीं हर्षिता, देखिए मैं हमेशा मार्केट में एक चीज़ बोलता हूँ, कई लोग प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ ट्रेंड चेंज कर पाएगा। मार्केट में बड़ा पैसा बनता है आप अगर ट्रेंड के साथ रहें। अगर ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिल जाएगी, ट्रेंडिंग मार्केट, देखिए इस तरीके के रेड बार आपको मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आपको सिर्फ जब भी इंटरडे रैलीज में, कल मिली एक इंटरडे रैली, कल उसमें सेलिंग ज़बरदस्त आई। आज सुबह सुबह मार्केट ने एक रैली दी आपको। आज सुबह हमारी अप्रोच थी कि 17,550 से 600 में बेचें, 17,650 का स्टॉप लगाएं। सुबह का हाई था 17,600, एग्जैक्ट 17,600, वहाँ से ये फिसला। और अब ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 17,362, इस पर मेरी नज़र रहेगी, क्योंकि ये बजट डे का भी लो था और ये हम लगातार डिस्कस कर रहे थे कि ये गैप है, ये फिल होना ज़रूरी है। अच्छा, वो एक निफ्टी के ट्रेंड लाइन लेकर आइए वापस, जो मैंने 2 दिन पहले दिखाई थी, जो मुझे काफ़ी भयभीत कर रही थी एक्चुअली। वो अगर ट्रेंड लाइन वाला ग्राफिक रेडी हो तो उसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो अपर चैनल से हमने ये डिक्लाइन स्टार्ट की थी एग्जैक्ट एकदम बिल्कुल, मतलब डॉट जिसे कहते हैं। एक इससे ब्यूटीफुल पिक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको कि मार्केट में समय चल क्या रहा है। ये 2 लाइनें खींच दी हमने, जो एक 6 महीने का एक ट्रेंड लाइन है, उसके साथ ये नीचे का लेवल कहाँ पर आकर इस लाइन से मैच कर रहा है, 17,100। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि 17,100 आ जाएगा, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन और ये टेक्निकल्स फॉलो होंगे तो 17,100 एट सम पॉइंट इन मार्च सीरीज, विच वुड मीन कि आप 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करेंगे, ये पॉसिबल है। और जैसा मैंने कहा कि बाजार में इस समय ट्रिगर की कमी है।
अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी क्लियरली एक सेल ट्रेड प्ले हुई और अगेन सुबह जो हमारा जोन था 40,350 पे सेल करने का, और आज का हाई भी 40,348 और 40,400 450 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया था, वहाँ से आपको करीब करीब 300-400 पॉइंट मिले। लेकिन आज बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि बैंक निफ्टी आज निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग है। जी हाँ। पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी वीक था ज़्यादा, आज बैंक निफ्टी कम वीक है और 40,000 को अभी भी डिफेंड कर रहा है। अभी भी 40,000 को कन्विंसिंगली नहीं तोड़ा है इसने, और उसका रीज़न है, अगर 40,000 कन्विंसिंगली टूट गया तो नेक्स्ट लेवल टू वॉच सीधा होगा 200 डे मूविंग एवरेज 39,100। लेकिन बात फिर वही, इस मार्केट में असली पैसा उसने बनाया जो पोजिशनली शॉर्ट रहा है। इंट्राडे में तो खैर पैसा बनता रहता है, लेकिन अगर पोजिशनली आप शॉर्ट रहे हैं तो बैंक निफ्टी ने आपको करीब 2,000 पॉइंट दिए और निफ्टी ने आपको करीब 600-700 पॉइंट दिए। वो मेरे लिए सबसे बड़ी हाईलाइट है इस ट्रेड की। तो इधर वेज ऐसा नहीं है कि किसी का पैसा नहीं बना। अगर आप बेरिश साइड पे बैठे थे तो वहां पर आपके हाथ में अच्छी खासी कमाई जरूर हुई है। वीरू, पहला दिन सीरीज का और एक थोड़े से बैकफुट पर मार्केट, स्पेशली तेजी वाले ट्रेडर्स के लिए पोजिशनली किस तरह क्या एक्शन देखने को मिल रहा है एफएनओ वाले पैक में? हर्षदा, बैंकों में अगर आप देखें, थोड़ा सा अगर आप देखें जुझारूपन दिखाई दिया आज फर्स्ट डे। मैंने जब ओआई सॉर्ट किए तो यहाँ पे कुछ बैंकों में अच्छे तेज बने, लॉन्ग्स के सौदे बने, स्पेशली छोटे बैंकों में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सीयूबी, इनमें कुछ लॉन्ग थे। सरकारी बैंकों में शॉर्टिंग हुई है आज। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, दोनों में अगर आप देखें रेस्ट्रिक्टेड शॉर्टिंग हुई है, 3.5% अगर आप देखें ओआई बिल्डअप हुआ है। और पीएनबी में और आज शॉर्टिंग हुई है। तो पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखें थोड़े बहुत शॉर्ट बने हैं। अगर मैं डिसाइसिवली कहूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है शॉर्ट होल्डर्स ने, तो वो है दो स्पेस। आज मेटल्स पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई है हर्षदा, और वाइल्ड शॉर्टिंग जिसे बोलते हैं ना, एक थे 1.5% का ओआई बिल्डअप, हिंडाल्को 12.9%, वेदांता 7%, नाल्को 8.5%, टाटा स्टील करीब 3.5%, और एक सीमेंट स्पेस जिसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, उसमें थोड़ी बहुत शॉर्टिंग थी, मतलब डालमिया भारत में करीब 5%, जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। लेकिन जो आज सुबह हमारे बाजार खुलने से पहले चाइनीज मार्केट का हाल था, उसका इम्पैक्ट आज फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज अगर आप उससे पूछें कि डिसाइसिव बिल्डअप शॉर्ट साइड पे कहाँ हुआ है, तो इट्स मेटल्स एंड मेटल्स। हर्षदा, पर कई सारे देखने को मिले हैं बिकवाली की लेवल्स, चाहे वो हिंडाल्को हो, टाटा स्टील हो, या फिर आपका एनएमडीसी जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा है अच्छी खासी कमजोरी बनती दिखाई दे रही है। चलिए कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर क्लियरली ट्रेंड आपको अब फिलहाल मंदी वाले स्टॉक्स पहले दिखाई देंगे। और अदानी एंटरप्राइजेस जिसका जिक्र अनुज भी कर रहे थे कुछ 2 मिनट पहले, 6.5% का प्रेशर आप देखिए फिर से 1300 के नीचे आता हुआ 1292 के स्तर है। 90 रुपए आज की कमजोरी देखने को मिली। इस पूरी वीक में हमने देखा है काफी कमजोरी रही है एमएनएम में, और एमएनएम ही नहीं बाकी ऑटो कंपनियों में भी हमने देखा एक बैकफुट पर ट्रेड आया है। 1.5% का नुकसान यहां पर एमएनएम में देखने को मिला है। एनएमडीसी मेटल्स में कमजोर पड़ता हुआ 4% का नुकसान, और वहां वैसे फार्मा कंपनियों के कुछ दिग्गजों ने साथ जरूर दिया है, लेकिन सिंजीन है जहां पर हमने देखा है बिकवाली की पोजीशंस अच्छी खासी 3% के नुकसान पर यह ट्रेड है। तेजी की पोजीशंस कहां पर आई है तो एशियन पेंट 1.25% ऊपर, डीवीज लैब में 1.25% तक की तेजी, और गेल आपको याद होगा गेल में हम कल दोपहर में भी बातचीत कर रहे थे, 5% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। ये एक बड़ा मूवर साबित हुआ है। और वर्लपूल में हमने देखा है आज वो सिलसिला तेजी का क्लियरली बना हुआ है, करीब 4% तक का इजाफा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली, लेकिन वो सरप्राइज मूव, ऑफ कोर्स सरप्राइज नहीं लेकिन कन्विंसिंग फॉलो थ्रू गेल में आज देखने को जरूर मिला है। चलिए, तो ये मार्केट की सिचुएशन अब तक की रही। अब ऐसे बाजार में आपकी क्या क्लोजिंग रणनीति होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर आपका फोकस रहे, उस पर हमारा पैनल एकदम तैयार है। फंडामेंटल्स के लिए हम ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल को जोड़ेंगे। टेक्निकल पैनल में आज हमारा साथ दे रहे हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, समित चौहान और सुदीप शाह। 2:20 पर आज कॉर्पोरेट स्कैन में सीसीएल प्रोडक्ट्स के सीईओ प्रवीण जय पुरियार से बात करेंगे। कॉफी के प्राइसेस में एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनसे बातचीत होगी कि आउटलुक क्या है। साथ ही ट्रैक्टर इंडस्ट्री में कितना एक्शन देखने को मिल रहा है, वहां से क्या इम्पैक्ट आएगा, स्पेशली एल नीनियो का, उस पर एक फोकस रहेगा क्योंकि वो एक फियर फैक्टर साबित हो सकता है इन्फ्लेशन के लिहाज से। और 2:40 पर ऑफ कोर्स 4 का चौका। तो शिल्पा राउत से हम भी बात, आई एम नॉट श्योर शिल्पा राउत है नहीं, ये इनफैक्ट मानस से सस्ता ऑप्शन लेंगे हम।
इसके साथ ही फिर जो एफएनओ का सुपरस्टार है वो अमित सेठ देंगे, सुदीप शाह से समझेंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा हमें देंगे राजेश अग्रवाल। 2:50 पर आज हमारे साथ जुड़ेंगी प्रभुदास लीलाधर, ग्रुप की चेयरपर्सन, और एमडी अमीशा वोरा। ओके, लेकिन शुरुआत करते हैं ट्रेड्स के साथ। मार्केट है डेज लो, खासतौर से निफ्टी, और अब बैंक निफ्टी में भी सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग रिज्यूम होती हुई, और 39,928, निफ्टी 17,452, कल का लो ब्रीच करते हुए। कल का लो था 17,455। इसका मतलब अगर आपने कल भी किसी भी लेवल पर शॉर्ट किया होता तो आपको पैसा बना के दिया होता है इस मार्केट ने। इस लेवल की वीकनेस इस मार्केट में, और रिकवरी में शॉर्ट किया होता तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त पैसा बना होता। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड इस समय सेल या बाय? आई थिंक बाय। उसका रीजन ये है कि कल का लो ब्रीच तो हुआ, लेकिन वहीं से ही बाउंस मिला है। शायद 1-1.5 घंटा बाकी है, इसलिए शायद यहाँ पर समझ जाए। लेकिन आज का लो अगर ब्रीच हो जाता है मंडे को तो काफी गिरावट आ सकती है। इसलिए मैंने ट्रेड तो लिया है बाउंस के लिए, वो है एक्साइड, बट यहाँ पे छुटने की जगह है। ट्रेड कर रहा है 175 के आसपास, टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 179 180। अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर संभलना चाहिए। स्टॉप होगा 173 एक्साइड। एक्साइड, इस माहौल में आप बाय का ट्रेड ले रहे हैं प्रकाश सर, और एक्साइड आपका लॉन्ग ट्रेड है। लेट्स ब्रिंग एक्साइड, एक बार स्क्रीन पे चार्ट देखते हैं क्या कर रहा है, क्यों इंप्रेस हुए प्रकाश सर। ओके, इसने कल के हाईस को बाइसेक्ट किया और आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने पुल बैक लिया था। ओके, 175.35। मानस, वी आर एट डे लो, दिन के निचले स्तरों पे। आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, एचपीसीएल पे बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों स्टॉक की बात करें तो तीनों के चार्ट्स खराब लगते हैं। लेकिन एचपीसीएल ने आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, 220 का एक अहम सपोर्ट रीच किया है। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर आपको एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिखेगा। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो करंट लेवल्स पे एचपीसीएल में बिकवाली करने की राय रहेगी। 221 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, 207 के आपके टारगेट्स रहेंगे। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। और पुट ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो एट द मनी पुट ऑप्शन लेंगे। एक 220 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 7 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 5 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 13 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। एचपीसीएल शॉर्ट साइड का ट्रेड है, ये 207 तक टूट सकता है, वरना आप 220 का पुट भी लेकर चलें, जहां पर 13 रुपए तक के रिटर्न्स बनेंगे। अमित सेठ, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड, तेजी या मंदी? गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड में रहेगा। कल 2 बजे मैंने एनएमडीसी में एक शॉर्ट दिया था, स्टॉक इज डाउन ऑलमोस्ट 4.5-5%। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आज गैप के साथ ये नीचे खुला है और इसने एक इंपॉर्टेंट अपना स्विंग लो तोड़ा है। जिस हिसाब से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि ये इजीली 108 जो कि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, स्टॉक इज हेडिंग फॉर दैट। तो वही ट्रेड को फिर से रिटरेट करूंगा और स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़े से रिवाइज कर दूंगा। टारगेट रहेगा 108 का और स्टॉप लॉस रहेगा 115 रुपए का। ओके, चलिए अब राजेश अग्रवाल जी को भी जोड़ लेते हैं और उनकी पिक लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, अपनी पिक दीजिए, उसके बाद मुझे आपसे एक मार्केट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना है। गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, हर्षिता जी और भी जो पैनल में मित्रगण हैं, सबको नमस्कार। पिक की जहाँ तक बात है, मार्केट बहुत दिनों से लैकलस्टर चल रहा है। कुछ अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छा करेक्शन दिखा चुके हैं। मुझे लगता है कि ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जो थोड़े से मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छी रहती है, तो उसमें हम बजाज फिनसर्व सजेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप देखो तो ये बजाज ग्रुप की जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां हैं बहुत सारी, उनकी एक तरीके से होल्डिंग कंपनी है। 53% बजाज फाइनेंस में होल्ड करती है, 74% के आसपास इनके जो दोनों इंश्योरेंस वेंचर्स हैं उसमें होल्ड करती है, और दोनों ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में 100% होल्डिंग है, डेट फ्री है। और सबसे अच्छी बात है कि एएमसी का इन्हें कुछ दिनों पहले सेबी के द्वारा लाइसेंस मिल गया है। इस बार के नंबर्स अगर आप देखो तो एयूएम की ग्रोथ अच्छी आई, एसेट क्वालिटी अच्छा है, निम्स में इम्प्रूवमेंट देखा गया। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है ऊपर में 1700-1800 लेवल से अब वापस 1300 1350 तक ये लुढ़क चुका है स्टॉक। मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है लेने के लिए, तो यहाँ हमारी खरीद की सलाह रहेगी। ओके, खरीद की सलाह रहेगी बजाज फिनसर्व में। अच्छा, जो सवाल मुझे आपसे पूछना है, जो आज इस हफ्ते एक्चुअली अदानी ग्रुप में वापस डिक्लाइन स्टार्ट हुई है, मैं एफएनओ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, कैश स्टॉक्स तो खैर सर्किट पे ही रहे थे, लेकिन आज फिर
इस हफ्ते अदानी एंटरप्राइज में करीब करीब 24% की डिक्लाइन और इस महीने करीब करीब 56% की डिक्लाइन। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं राजेश जी, और क्या एक वापस मार्केट के लिए एक सिस्टमिक रिस्क ओपन हो रहा है इसकी वजह से? देखिए, जो गिरावट आ रही है लास्ट एक महीने से, रेदर कह लीजिए कि जब से वो रिपोर्ट आई सॉरी, तब से लगातार गिरावट आ रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी एक आध बार उछाल भी आ जाता है तो वापस से गिरने लगते हैं। बाज़ार में बहुत कन्फ्यूज़न है। कभी ऐसी खबरें आती है कि इन्होंने अपना लोन रीपेमेंट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उस वजह से थोड़ी सी गिरावट थमती है और फिर दूसरे दिन फिर से गिरावट चालू हो जाती है। कहने का दारोमदार ये है कि अभी तक कोई क्लैरिटी किसी के पास भी नहीं है कि ये कहाँ जाकर रुकेगी या स्थिति क्या बनी हुई है। तो ऐसे हालात में मेरी राय तो यही रहेगी कि इस वक्त दूर रहना चाहिए। जहाँ तक सिस्टमेटिक रिस्क की बात है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई सिस्टमेटिक रिस्क होनी चाहिए, क्योंकि पहले के दौर जुदा हुआ करते थे। अब इन दिनों जो रेगुलेटरी सिस्टम्स है, फिर वो चाहे सेबी की तरफ से मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो या दूसरी चीज़ें हो, वो इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं कि मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई ऐसी खतरे की बात है कि जिसमें सिस्टमेटिक रिस्क हो जाए। ग्रुप के साथ दिक्कत बिल्कुल बनी हुई है क्योंकि मार्केट कैप में ज़बरदस्त इरोशन हुआ है और अभी ये कोई लग रहा भी नहीं है कि ये कुछ दिनों में थम जाएगा या कुछ बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो नए निवेशकों के लिए हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों के फ़ोन वगैरह आते रहते हैं कि इतना गिर गया है, ले लूँ क्या। तो हमारी तो यही राय है कि इस वक्त जब तक ये कोई क्लैरिटी उभर के नहीं आए, दूर रहें तो बेहतर होगा। दूर रहें तो बेहतर होगा। अच्छा हर्षदा, एक बैंक निफ्टी में ना बहुत ज़बरदस्त सिमेट्री बन रही है। अगर आप 6 महीने का चार्ट देखें बैंक निफ्टी में, और अगर हम यहाँ क्लोज हो गए तो ये याद रखिएगा फरवरी की सबसे ख़राब क्लोज होगी और इनफैक्ट सिंस अक्टूबर सबसे ख़राब क्लोज होगी। अक्टूबर में अब लास्ट 39,900 के नीचे हम लास्ट कब क्लोज हुए थे? 14 अक्टूबर को। और वो दिन ज़रूरी है क्योंकि 14 के बाद जब 17 को हम मार्केट थी उसमें बड़ी रैली हुई थी, वहाँ से बैंक निफ्टी की रैली एक्चुअली शुरू हुई थी। वो फेज़ था जिसमें बैंक निफ्टी की रैली शुरू हुई थी, उस दिन 600 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में हुई थी। अगर यहाँ पर हम नेगेटिवली बंद हो गए तो मुझे लग रहा है फिर वो नेक्स्ट लेवल 39,100 का और उसके बाद सीधा 38,624 क्लोजिंग के हिसाब से। तो ये जो लेवल्स हैं ये एक एक करके नाइफ थ्रू बटर जिस तरीके से निकल रहे हैं, एक ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर ब्यूटीफुल सेटअप बेयर्स के लिए यहाँ बन रहा है। और देखिए मार्केट वापस एट डेज लो, निफ्टी ने अब कल का लो कंफर्टेबली तोड़ दिया 17,440 पर अब निफ्टी। जी हाँ, तो हर टिक के साथ दरअसल वो ट्रेंड और भी नेगेटिव होता जा रहा है और प्रेशर में आता हुआ, क्योंकि आपने निफ्टी बैंक का आसाज छेड़ दिया है। एक तो निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स इस घंटे के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, साफ हो जाएगा कि दबाव सबसे ज्यादा किस में है। HDFC बैंक देखने में तो आपको सिर्फ 10 रुपए नीचे दिखेगा, लेकिन इसका वेटेज इतना है कि 90 पॉइंट ये ड्रैग कर रहा है निफ्टी बैंक को। फिर ICICI बैंक, कोटक, SBI जैसे काउंटर्स हैं। साथ में आप देखेंगे तो इस घंटे जो नई बिकवाली आ रही है वो इंडसइंड में शुरू हो चुकी है और इस इंडसइंड बैंक इस समय मैं देख रही हूँ इस घंटे के लूजर्स में करीब 0.45% और जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एडिशनल प्रेशर ICICI बैंक में भी अब साफ तौर से बन रहा है। मानस, आपकी राय क्या रहेगी ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक में? इन लेवल्स पर आप शॉर्ट क्रिएट करेंगे? देखिए, चार्ट्स की बात करें तो दोनों चार्ट्स वीक हैं। इंडसइंड बैंक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और ICICI बैंक भी अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। एक ट्रेड लेना होगा करंट लेवल्स पे तो डेफिनेटली वो ICICI बैंक की तरफ ही होगा। यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी बिकवाली कर सकते हैं। 851 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी चाहिए। आई थिंक 810 812 तक के भाव आपको ICICI बैंक में जल्द देखने को मिल सकते हैं। इस बीच जरा एक बार एक्सिस बैंक लेके आइए। एक्सिस बैंक ने भी कल एक प्रॉमिसिंग मूव दिया था 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज से, लेकिन आज फिर 10 डेमा से घूम गया। प्रकाश सर, 10 डेमा से घूम गया फिर एक्सिस बैंक, ऑल दो अभी भी शायद ये जिसे कहते हैं ना अपना जो कल का क्लोजिंग था उसको बहुत डिसाइसिवली वॉलेट नहीं किया है, लेकिन एक बार टेक देना चाहेंगे आप अपना इस पर 846.50 10 डेमा से रिवर्सल है इसका। ऐसे जनरेट हुआ ना डेली टाइम फ्रेम, और कल का जो लो है बहुत अहम लो है। 2-3 बातें हैं उसमें। एक तो 200 मूविंग एवरेज है, कल का जो बार बना हुआ है रिवर्सल बार बना हुआ है, काफी स्ट्रेच हो चुका है, इसलिए अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। इसीलिए मैंने इस पैरामीटर्स को देखकर
और इंट्राडे कल बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ था, तो एक मार्च के सितारे के लिए दिया, अब तक बाय जोन पर गैप। आज प्रॉब्लम है कि गैप अप खुला, अगर आज गैप अप नहीं खुलता, कहीं फ्लैट खुल जाता, तो मेरे ख्याल से फिर भी ठीक था, क्योंकि वो कल का लो नहीं रीच हुआ, कल क्लोज हुआ वहीं पर। आप पॉसिबली मैं इस मूव को पॉज मानता हूं, फिर एक अप मूव मिलेगा। तो अब तक तो बाय मोड पर है एक्सिस बैंक, बिल्कुल। लेकिन कॉशन जरूर होना जरूरी है। इस वीक जिन स्टॉक्स ने मार्केट की कमर तोड़ी है लिटरली, वो हैं HDFC और HDFC बैंक, और ख़ास तौर से HDFC लिमिटेड। काफ़ी गिरावट इन सब स्टॉक्स में इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगी, और प्योरली इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन HDFC कंट्रीब्यूशन क्योंकि काफ़ी हाई रहता है, ये देखिए चार्ट आपकी स्क्रीन पर, और काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर। और उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो ने भी इस वीक मार्केट को काफ़ी परेशान किया हर्षिता। और HDFC का चार्ट एक बार जरा थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर चार्ट देख लेते हैं HDFC का, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डबल बॉटम ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है स्टॉक। अगर आप 10 जनवरी का क्लोज देखेंगे तो 2575 का 10 जनवरी का क्लोज था। एक और स्लाइटली लॉन्गर चार्ट आप ले आइए, ये देखिए बिल्कुल ये एग्जैक्टली ये वो चार्ट है जो सबसे सैक्रोसेंट है। यहाँ पर काफ़ी बेस बनाया था स्टॉक ने, और उसके पहले और उसके बाद 2 बड़ी रैली आई थी इसमें, लेकिन आज उसको ब्रेक करने की तैयारी हो रही है। हालांकि अपने लो से अभी भी काफ़ी ऊपर है ये स्टॉक, लो तो करीब 2200 के थे, और HDFC बैंक में भी ऑलमोस्ट सिमिलर, वो डबल बॉटम ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। राजेश जी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए वापस अपॉर्चुनिटी है ये, या फिर ये जो HDFC ट्विंस की अंडर परफॉर्मेंस रही है एक पिछले 3 साल की, वो आपको लग रहा है आगे कंटिन्यू करेगी? देखिए, सिर्फ ये HDFC बैंक की या HDFC ट्विंस की रेदर कोई अंडर परफॉर्मेंस मैं ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जहाँ भी कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंस होते हैं मर्जर वगैरह के, वहाँ ये अंडर परफॉर्मेंस चालू रहती है। अगर आप देखो तो इस वक्त 3 मर्जर के अनाउंसमेंट हो रखी थी, एक का तो खैर हो गया, आइनॉक्स PVR का, टाटा कॉफ़ी टाटा कंज्यूमर का और HDFC ट्विंस का, और तीनों ने ही लास्ट 1 साल से कुछ करके नहीं दिया है, एक दायरे में घूमते रहते हैं। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खास करके HDFC बैंक के में निवेश करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखो तो नंबर्स तो अपनी जगह वही आए थे 20-22% की, जो इनकी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बनी हुई है। एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत है ही नहीं, नियम्स बड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि एक बार ये मर्जर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जो कि आने वाले 6-7 महीने में हो जाने चाहिए, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा अपसाइड हो सकता है। कोई अगर 6 से 9 महीने तक बने रहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। जी, इस बीच अगर आप देखें तो निफ्टी करीब अब 17,426 पे और नीचे आता हुआ, और डीलो की ट्रैजेक्टरी में 84 पॉइंट नीचे है, और निफ्टी बैंक करीब 154 अंक नीचे, और निफ्टी IT लिखा है। अब थर्ड सेशन में कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, लेकिन फाइनली इट सीम्स लाइक दैट कि मतलब लग रहा है कि आज निफ्टी IT फाइनली पोस्ट 13th ऑफ जैन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो रेंज है उससे सरेंडर करने को तैयार है। एक बार जरा एक एक करके स्टॉक फ्यूचर्स लेके आइए, जरा निफ्टी IT में OI एडिशंस को देखते हैं कैसा हुआ है। मैं अगर निफ्टी IT को देखूं टेक्नोलॉजी स्पेस में 1.1% OI बिल्डअप, कहाँ पे लॉन्ग, बिरला सॉफ्ट में आज भी लॉन्ग है, नौकरी में आज भी लॉन्ग है, एम्फोसिस में अगर आप देखें बिट ऑफ लॉन्ग, बट शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा हुई है जहाँ जिन स्टॉक्स में, उसमें आज HCL टेक्नोलॉजीज में 2.9%, इन्फोसिस में 1.8%, टेक महिंद्रा में 1.3%, यानी वाइल्ड OI शॉर्ट एडिशन जो है वो लार्ज कैप IT में हुआ है। एक बार HCL टेक्नोलॉजीज लेके आइएगा मानस, एक बार HCL को देखेंगे आप, करीब 1091, और ये भी आज फ्लो इसका जो है वो है 50 डेमा के नीचे। कैसे अप्रोच करेंगे आप जब निफ्टी IT 20 डेमा को फाइनली ब्रीच कर रहा है और आपका HCL टेक्नोलॉजीज 50 डेमा को ब्रीच कर चुका है? देखिए, पूरा IT इस टाइम चार्ट पे वीक लग रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि निफ्टी IT इंडेक्स 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, और अगर यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी करीब 3 से 4% की कम मूव आपको इंडेक्स में ही देखने को मिल जाएगा। HCL टेक की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और आई थिंक अब ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर बिकवाली करने का ही ट्रेड लेना चाहिए, और या तो आप 1090 का पुट ऑप्शन HCL टेक का ले सकते हैं, जो कि 28 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। माफ करिएगा, ये तो
मैं आपको बताता हूँ, एसएल टेक का जो ऑप्शन है 1090 का, वो 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 17 रुपए के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ 32 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में भी देखिए कोई सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। एक और पॉकेट जो अब और वीकनेस की तरफ, वीक तो था ही और वीकनेस बढ़ रही है। मेटल्स देखिएगा, और एनएमडीसी पर एक शॉर्ट कॉल अमित आपने दिया, 108 आपका टारगेट था। हिंडाल्को में मैं देख रही हूँ फ्रेश सेल साइड की पोजीशंस अब और एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते करते 4.5% नीचे आ गया है, वो अचानक इसे नीचे खींचा जा रहा है। यही स्थिति टाटा स्टील में भी हो रही है और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी वही बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ। करीब आधे % का दबाव पिछले 10 मिनटों में इन स्टॉक्स ने और जोड़ लिया है, और इस हफ्ते यहाँ पर वीकनेस रही है। ये बताइए, क्या ऑफ कोर्स मेटल्स वीक हैं, आपने एनएमडीसी टॉपिक के तौर पर चुना, लेकिन हिंडाल्को, टाटा स्टील या फिर जेएसडब्ल्यू में अगर किसी ने नई बिकवाली करनी है तो कौन सा लेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये सारे स्टॉक्स 4 से 5% ऑलरेडी घट गए हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टाटा स्टील एंड सेल्स, स्पेसिफिकली अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल का स्ट्रक्चर काफी वीक है। सेल ने जाके रेजिस्टेंस अपने सारे मूविंग एवरेजेस पे लिया और एक जो करेक्टिव अप चैनल था उसको आज इसने ब्रेक कर दिया है। तो सेल में एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर टारगेट्स ऑफ 78 रुपीज एंड स्टॉप लॉस ऑफ 85। ओके, तो 78 के टारगेट के लिए सेल में एक मौका क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है बिकवाली की तरफ। राजेश, आपकी क्या सलाह होगी इन मेटल काउंटर्स में, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं एक सिक्लिकल स्टोरी है। कल परसों ही हम बात कर रहे थे कि स्टील कंपनियों में ग्लोबली शायद प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में उतनी डिमांड नहीं है और भारत में जो प्रीमियम मिलता था वो काफी इरोड हुआ है। क्या एक शॉर्ट टर्म में दबाव ही रहेगा इन काउंटर्स में? आप शॉर्ट साइड पर रहेंगे? जी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे लॉन्ग साइड में रहना चाहिए और ग्राउट को अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि दुनिया भर के बाज़ारों में प्राइसेस में टाइटनिंग हो रखी है। आयरन ओर के प्राइसेस अगर आप देखो तो पिछले 3 महीने में ऊपर जा चुके हैं। यहाँ कुछ दूसरी दिक्कतों के वजह से स्टॉक प्राइसेस में हम दबाव देख रहे हैं और पिछले तिमाही के नतीजे भी प्राइस सभी कंपनियों के ख़राब आए थे, कुछ के बेहद ख़राब आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के बजट में आप देखो कि 10 लाख करोड़ का जो केपेक्स अनाउंस किया है सरकार की तरफ से, और उसमें एक बड़ा हिस्सा, उसका एक मेजर चंक जाने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रेलवे में। तो जाहिर सी बात है कि जब ये केपेक्स 10 लाख करोड़ का होगा और बड़ा चंक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जाएगा तो सीधे सीधे सीमेंट और स्टील कंपनियों के बॉटम लाइन में दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो नरमी दिख रही है और मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। हमारी पिक जो स्पेस में है उसमें पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो जिंदल स्टील एंड पावर रहे, दूसरे में देखा जाए जो श्याम मेटालिक्स है। ये कुछ 1-2 कंपनियां हैं जो हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखी है। देखिए, निफ्टी में गिरावट बढ़ती जा रही है 71 पॉइंट नीचे, और निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रैली निफ्टी में आई थी अक्टूबर के बाद। अक्टूबर में वो रैली स्टार्ट हुई थी 17,014 से क्लोजिंग बेसिस पर, और उसमें लगातार फिर 100, 150, 200 पॉइंट ऑलमोस्ट रोज़ ऐड होते थे, और 4 दिन के अंदर हम 17,000 से 17,730 तक पहुँचे थे। और अब ऑलमोस्ट उसी पेस की डिक्लाइन पिछले 4 दिन में 18,035 से वो डिक्लाइन स्टार्ट हुई हश्ता, और अब 17,436, तो करीब करीब 600 पॉइंट हमने गंवा दिए हैं। और ये पेस जो है ना, मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स, मार्केट का जो एक टेक्सचर रहा है वो बहुत ही ख़राब रहा है। मतलब इतना ख़राब, जब इस तरीके की मार्केट हो जाए ना जिसमें आप किसी भी लेवल पर बेच दें और इंट्राडे रैली से अगर आप डरे नहीं फिर भी मार्केट आपको पैसा बना के दें, तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पढ़ रहा था, डेटा देख रहा था मैं मार्केट में, क्योंकि हमने लगातार पिछले साल जो सबसे बड़ा ट्रिगर रहा था मार्केट के लिए वो था डोमेस्टिक मनी का। पिछले 6 महीने में, पिछले 8 महीने में एक्चुअली जो एनएससी का डेटा है, एनएससी का ऑफिशियल डेटा है, 38 लाख क्लाइंट्स कम हुए जो रिटेल और एचएनआई क्लाइंट्स हैं। रिटेल और एचएनआई का जो कैश मार्केट का टर्नओवर है वो, उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 66% से घटकर 44% पर आ गया है, और जो रिटेल और एचएनआई का कैश मार्केट का वॉल्यूम है वो 40% गिरा है। उनका ऑप्शंस का टर्नओवर जो है वो आपको पता कितना हुआ है, वो 200% बढ़ा है। मतलब वो, और उसका रीज़न ये है कि अक्टूबर 2021 से लेके अब तक की ये जो मार्केट है इसमें निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया आपको, बैंक निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने तो -10% रिटर्न दिए।
और 2020 के बाद जो कोविड के बाद जो जनता स्टॉक मार्केट में आई थी, उसके बाद उस समय फिक्स डिपॉजिट में आरबीआई की रेपो रेट उस समय 4% थी। आज आरबीआई की रेपो रेट 6.5% है। तो आपको फिक्स इनकम में आज की डेट में रिस्क फ्री 7 से 7.5% मिल रहा है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों इतने ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम कम हो रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप फिक्स इनकम को ही नहीं बीट कर पा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से आप नेगेटिव रिटर्न में, और फिक्स इनकम आपको एक अश्योर्ड रिटर्न दे रहा है आज की डेट में, वो भी रिस्क फ्री 7%। तो उसमें कोई क्यों पैसा लगाएगा? आप ट्रिगर नहीं है मार्केट में पैसा लगाने के लिए। लेकिन क्योंकि आपको फिक्स इनकम को बीट करना है, इसके लिए लोग ऑप्शंस के थ्रू वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए इंडेक्स ऑप्शंस के वॉल्यूम्स एक्सप्लोड हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोड हुए हैं। इसीलिए शायद सेबी भी वो रिपोर्ट लेकर आया था, क्योंकि उनको भी डर लग रहा था कि बहुत से लोग कैश मार्केट को छोड़कर एफ&ओ मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो शायद एक अच्छा ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये मार्केट की रियलिटी है आज की। और अनुज, अब तक हमने देखा था कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हमेशा से सपोर्ट था, तो एफआईआईएस बड़ा बेचते थे तो डीआईआईएस खड़े थे। मैं इनफैक्ट वो मोतीलाल की रिपोर्ट पढ़ रही थी, जो तमाम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एयूएम कंपनियों को दरअसल मॉनिटर करते हैं, और उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि पिछले फरवरी में, अब जैन एंड में, जहां पर कैश इन डोमेस्टिक फंड्स के हाथ में करीब 1% का था, इस समय वो 5 से 6% का हो गया है। तो डीआईआईएस की तरफ से भी इस समय इतना एग्जूबरेंटली पैसा लग नहीं रहा है, वो भी सोच समझ के पैसा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ले रहे हैं। और वो उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो उनको कैश में रखने के लिए तो पैसा दे नहीं रहे। भाई कैश में ही रखना है तो एटलीस्ट मेरे अकाउंट में रहेगा तो कम से कम मुझे कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा। आपको मैंने पैसा दिया है इक्विटी मार्केट में डालने के लिए, लेकिन आप ऑब्वियसली अब फंड मैनेजर भी नहीं डाल पा रहा है इक्विटी मार्केट में पैसा, अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो इसके लिए। और ये थोड़ा सा ना इस साल मुझे लग रहा है मार्केट में एक पॉलिटिकल रिस्क भी ओपन हो रहा है इस साल, क्योंकि इतने बड़े बड़े इलेक्शंस हैं, और मुझे डर बस इस चीज़ का लग रहा है कि कहीं ये मार्केट इसी तरीके से ड्रेन आउट ना कर दे रहा है, जिस तरीके से पिछले 6 महीने 1 साल इस मार्केट ने हमें ड्रेन आउट किया है, और लिटरली एज कमेंटेटर ड्रेन आउट किया, तो पार्टिसिपेंट का तो क्या हाल रहा होगा। तो वो कहीं मुझे लग रहा है अगले 6 महीने 8 महीने इसी तरीके से अगर ड्रेन आउट करेगा तो मुझे लग रहा है कैश मार्केट वॉल्यूम्स और कम होंगे यहाँ से। और इनफैक्ट आई एम मोर वरीड अबाउट दोस पीपल जो 2020 में इस मार्केट में आए, उनको जो सारी फास्ट मूविंग चीजें पसंद है, उनको तो एक्चुअली ये मार्केट है जो आपकी पेशेंस को टेस्ट करेगा, थोड़े से आपको ग्रे हेयर दे देगा, लेकिन इट्स ऑल अबाउट होल्डिंग इट आउट। यानी मुझे अभी तक वो मेरी 2020 के एंड की ट्वीट याद है कि अगर आपने वो इसकी आपने उस मार्केट को, मुझे क्योंकि कई वो ट्वीट मुझे इसलिए याद है कि मेरे कई दोस्तों ने भी अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट को एज फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया था। काफ़ी लोग अब उनमें से वापस रियलिटी को मान गए हैं, वापस अपनी फुल टाइम जॉब पर चले गए हैं। उनको रियलाइज़ हो गया है कि वो जो साल था वो एक एबरेशन था। मतलब अगर स्टॉक मार्केट इसी तरीके से चलता रहता तो फिर 3 साल में निफ्टी सीधा आपका 50,000 पहुंच जाता, राइट? लेकिन स्टॉक मार्केट चलता नहीं ना एक लीनियर वे में। लीनियर वे में तो आपकी फिक्स इनकम चलती है, स्टॉक मार्केट नहीं चलती। अच्छा, इस बीच एक दो और ट्रेड्स स्क्रीन पर लेकर आते हैं, ये तो ब्रॉडर हम चर्चा करते रहेंगे। अब इस तरह के मार्केट में आपको अलग अलग मुद्दे तो ढूंढने ही पड़ेंगे, लेकिन ये एक दिल की चीज़ है जिस पर बाजार ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट भी करेगा। जीएनएफसी पर यतिन ने कुछ देर पहले खबर भेजी थी, तो मुझे लगा उस पर एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए। करीब 1% का ही मूव है, हाउएवर ज़्यादा कुछ एक्शन बना नहीं है। दरअसल ये एक रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट कहती है कि बीएसएफ यूरोप में अपने बड़े पैमाने पर प्लांट क्लोजर्स कर रहा है, और वहाँ पर 2600 नौकरियां जाती हुई दिखाई देंगी। 10% ऑफ ग्लोबल टीडीआई प्रोडक्शन इन प्लांट से आता है, तो शायद जीएनएफसी की तरफ वो फ्लो आता हुआ दिखाई देगा, वो डिमांड आ सकती है। इस डेवलपमेंट पर कोई टिप्पणी होगी? जीएनएफसी तो आप काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, राजेश जी। जी बिल्कुल, हमने कई बार इसको रिकमेंड भी किया। अगर आप देखो तो 5 से भी कम के पीपी ट्रेड कर रहे हैं। न केवल केमिकल बल्कि इनके फर्टिलाइजर्स की भी अच्छी डिमांड बनी हुई है। टीडीआई में इससे पहले भी बीएसएफ वगैरह ने जो जर्मनी वगैरह में प्लांट बंद किए थे उसके बाद डिमांड बढ़ती हुई नज़र आई थी। रियलाइजेशन टीडीआई में खास करके बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं, और वैल्यूएशन 4-5 पे मुझे लगता है बहुत कंफर्ट दे रहा है। इस तरीके के बाज़ार में जहां रिस्क बढ़ता जा रहा है और लोगों को थोड़ा सा रिस्क अपेटाइट कम है, तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक जो कि 1.5 साल का नज़रिया हो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल मेरे ख्याल से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो
तो 850-900 तक गया था ये स्टॉक, अब वापस 500 कुछ रुपए पे अवेलेबल है, तो वहाँ से भी कंफर्ट है। बिल्कुल ये खरीदारी की सलाह रहनी चाहिए। और अभी जो TDI की नई न्यूज़ आई है तो ये तो वो ऊपर से मैं कहूँगा कि एक एडेड एडवांटेज है। जय, इस पे जरा एक बार कैनरा बैंक लेके आइएगा। कैनरा बैंक, मानस जरा प्लीज इस चार्ट को देखिएगा। और मैं शायद अगर इसको बीते एक साल में स्ट्रॉन्ग और एक वीक जोन में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ तो बहुत आसानी से कर पाऊंगा, क्योंकि आज का लो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और यही है 3 फरवरी 2022 का हाई, जहां से कोलैप्स हुआ था, जहां से रैली फिजल आउट हो गई थी। आज डेरिवेटिव्स में मतलब बैंक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कैनरा बैंक में क्रिएट हुआ है। मानस, मार्च के लिए आपका आउटलुक इस स्टॉक पे, अगर ये 200 डे का जोन बाइसेक्ट हो जाए, नीचे की तरफ टूट जाए, वॉलेट हो जाए, तो कैसे ट्रेड करेंगे आप इसको? कोई पुट ऑप्शंस का थॉट, कोई स्प्रेड, बेयर स्प्रेड इस स्टॉक में अभी डील होगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था कैनरा बैंक का 270 का पुट ऑप्शन, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ तो कम से कम 25 से 30 रुपए का डाउन साइड आपको कैनरा बैंक में जरूर देखने को मिलेगा। तो मार्च मंथ का कैनरा बैंक का 270 का कॉल ऑप्शन 9 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 6 रुपए 60 पैसे की स्टॉप लॉस से यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 16 से 17 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में 270 के पुट ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं कैनरा बैंक के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड का ही ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ PSU बैंकों ने ड्रैग किया। आपको याद होगा कल भी हम यही मेंशन कर रहे थे कि थोड़े बहुत PSU बैंक ही दबाव बना रहे हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी तो है। 17,441 के आसपास इस समय इंडेक्स 62 पॉइंट नीचे और 100 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन वाइडन करते हैं, कॉफ़ी की बात करते हैं। कॉफ़ी की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। इस साल कॉफ़ी की फसल में 8 से ज़्यादा की गिरावट की आशंका है। कॉफ़ी इंडस्ट्री के बिजनेस आउटलुक को समझने के लिए हमारे साथ कॉर्पोरेट स्कैन में अब CCL प्रोडक्ट्स के CEO प्रवीण जयपुरियार जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि प्रोडक्शन काफ़ी कम होता हुआ दिखाई देगा। ये बताइए क्या स्थिति देखने को मिल रही है और किस वजह से ये कटौती की गुंजाइश? तो ये दो महीने पहले जो है थोड़ी सी कॉफी के प्राइसेस सॉफ्टन होने शुरू हुए थे इस एंटिसिपेशन में कि क्रॉप अच्छी आएगी। बट फिलहाल जो अभी खबर आ रही है, क्योंकि वियतनाम का और इंडिया का क्रॉप जो है वो दिसंबर जनवरी में आता है, तो इस समय हमें देख रहे हैं कि सप्लाईज जो है वो थोड़ी सी कंस्ट्रेंड है। और इस कंस्ट्रेंट की कई वजह बताई जा रही है। कुछ वजह ये कह रहे हैं कि आउटपुट कम है, कुछ कह रहे हैं कि थोड़ी होल्डिंग भी फार्मर्स के और जो कॉफी ट्रेडर्स हैं उनकी बढ़ गई, बिकॉज वो वॉलेटिलिटी देख रहे हैं मार्केट में और उनको लग रहा है कि कॉफी प्राइसेस बढ़ेंगी, तो उस वजह से थोड़ी होल्डिंग भी है। तो इस वजह से जो है हम थोड़ा सा अभी वापस है प्राइस जो है वो कॉफी की बढ़ी भी देख रहे हैं। जनरली क्या होता है, साल के सेकेंड हाफ में प्राइसेस और बढ़ती हैं, बट एक ट्रिगर पॉइंट होता है, वो ब्राजील का क्रॉप आता है, वो जुलाई अगस्त में आता है। तो उस समय एक बार फिर से हमें ये अंदाजा लग पाएगा कि ब्राजील की क्रॉप कैसी है, क्योंकि उस अभी तक वहां ये नहीं पता चल पाया है कि वहां की आउटपुट कम हुई है कि नहीं हुई है। तो हम साफ तौर पे ये नहीं कह सकते कि आउटपुट ही कम हुई, होल्डिंग भी देखने को मिल रही है। इस वजह से जो है वो प्रेशर बना हुआ है प्राइसिंग में, और वापस जो है हमने देखा है कि प्राइसिंग जो है वो काफी हाई लेवल पे पहुंच गई। ओके प्रवीण जी, आपने ब्राज़ील की बात की तो मुझे वो मेरी पहली स्टॉक मार्केट की बुक याद आ गई, व्हेन इट रेन्स इन ब्राज़ील बाय स्टारबक्स। और क्योंकि ब्राज़ील में काफ़ी कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो इसके लिए तो लेकिन मतलब ओवरऑल आपके बिजनेस पर किस तरीके से इसका इम्पैक्ट समझा जाए, और अगले 6 महीने या 9 महीने में किस तरीके की विजिबिलिटी है आपके पास टॉप लाइन को लेकर, मार्जिन को लेकर? तो देखिए, जो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो जनरली कॉस्ट प्लस मॉडल है, तो हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्राइसेस के ऊपर या नीचे गिरने पे। बस ये होता है कि जब मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रहती है तो जो हमारे बायर्स हैं वो थोड़े से वो टेंटेटिव हो जाते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, पता नहीं प्राइसेस किस तरफ जा रही हैं। बट अगर उनको ये लगता है कि प्राइसेस स्थिर हैं या एक लेवल पे टिकी हुई हैं, तो फिर वो ऑर्डर्स आ जाते हैं हमारे को। बट सूनर और लेटर वो ऑर्डर्स मिल जाते हैं हमें, तो हमारे को बिजनेस में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट प्लस मॉडल होने के कारण प्राइसेस ऊपर या नीचे जाने में। और जो नेक्स्ट क्वार्टर या ये क्वार्टर हो गया और अगला क्वार्टर हो गया, जनरली हमें 5 से 6 महीने का काफी विजिबिलिटी होता है
हमारे ऑर्डर बुक्स काफी सशक्त हैं। तो इस क्वार्टर में भी अगर इस साल आपने देखेंगे हमारे करीबन 20 से 22% वॉल्यूम ग्रोथ है, जो मेंटेन रहेगी इस क्वार्टर में भी। इस क्वार्टर का तो हमें ये ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। अगले क्वार्टर में भी हमें सिमिलर ग्रोथ है। उसके आगे जो है हम थोड़ा सा अभी हम गाइडेंस तुरंत नहीं दे सकते, थोड़ा समय गुजरने के बाद हमें पता चल पाएगा कि ऑर्डर पोजीशंस कैसे आ रही हैं। प्रवीण जी, आप वियतनाम मेंशन कर रहे थे और वियतनाम में आप नई कैपेसिटी लगाने पर भी जोर दे रहे हैं। वहाँ पर सिचुएशन कैसी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड, एंड वो लार्जली कितना इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और कब तक वो कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा उधर से? तो वियतनाम का 2 फेज है। एक फेज तो आपका अभी हमने शुरू कर दिया है। तो जो 16,000 मेट्रिक टन का जो एक्सपेंशन था स्प्रे ड्राइड कॉफी का, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया है। तो वो हम आशा कर रहे हैं कि पहले साल में ही, जो कि इस साल है, इस साल में हमें ऑलमोस्ट 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमें वहां पे मिल जाएगी। तो करीबन 16,000 टन में से 7-8 हजार टन जो है हमें कॉन्फिडेंस है कि हम वो इस साल उस कैपेसिटी को भर लेंगे। और जो दूसरी हमने अनाउंस की है वो है फ्रीज ड्राइंग कैपेसिटी, जो लगभग 6-6.5 हजार टन की होगी। वो आएगी अगली साल क्वार्टर 3 में, मतलब कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 2024 में। अच्छा प्रवीण जी, मुझे एक और बेसिक चीज़ पूछना है आपके बिजनेस मॉडल के बारे में। जैसे नेस्कैफे है या ब्रू है, वो मैं डायरेक्टली मार्केट से बाय करता हूँ, राइट? तो आपका कितना कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेल से आता है, कितना आपका जो चैनल पार्टनर्स हैं उनके थ्रू आता है? थोड़ा सा अगर एक एक्सप्लेन कर सकें तो। हाँ। तो आप देखेंगे हम CCL प्रोडक्ट्स जो है वो प्राइमरली B2B बिजनेस में है। मतलब कि हम कॉफी जो है बाकी ब्रांड ओनर्स को या कॉफी ट्रेडर्स को या रीपैकर्स को देते हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो आज जो हमारा वॉल्यूम्स है उसमें ऑलमोस्ट 85% जो है वो करीब एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हम इन ऐसे लोगों को देते हैं। तो हम वी आर दी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स फॉर ऐसे लोगों के लिए हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर होते हैं। हमने अपना जो ब्रांड लॉन्च किया था, जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं बाकी ब्रांड्स की, नेस्कैफे या ब्रू जैसे, तो हमने कॉन्टिनेंटल ब्रांड लॉन्च किया। बहुत नया है, अभी हमने सिर्फ 4 साल 4.5 साल हुए हैं उसको लॉन्च किए हुए। और वो जो है करीबन अब हमारा 10% ऑफ द सेल्स हो गया है। उसमें भी हमें काफी अच्छा वो जो है एक अपसाइड देखने को मिला है पिछले 3-4 साल में। और इससे हमारा एक वो कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम गोइंग फॉरवर्ड एक FMCG कंपनी की तरह इवॉल्व हो सकते हैं फ्रॉम जस्ट B2B कंपनी। तो आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी ये स्ट्रक्चर 85% हम B2B करते हैं, ऑलमोस्ट 10 to 15% जो है वो हमारे खुद के ब्रांड से आते हैं, जो आप मार्केट से खरीद सकते हो। मैंने आपकी ट्राई की थी मालगुड़ी वाली कॉफ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसके लिए मैंने आपसे सवाल पूछा। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रवीण जी हमारे साथ आज। थैंक यू। ओके, तो ये CCL प्रोडक्ट्स। राजेश जी, कोई व्यू आपका? आपने मैनेजमेंट को सुना होगा। देखिए, जिस तरीके की कॉफ़ी की शॉर्टेज है या सप्लाई डाउन है, और इन्होंने भी कहा है कि आने वाले दिनों में ब्राज़ील से अभी तक आंकड़े आए नहीं हैं, लेकिन जो मीडिया के हवाले से या दूसरी तरीके से हमने जो इन दिनों वॉच किया है, उस हिसाब से हमें लगता है कि ब्राज़ील में भी इस बार शॉर्टफॉल होने वाली है। लेट्स सी, ये इंडस्ट्री से हैं, ये बेहतर जानते हैं। बट मुझे लगता है कि टाटा कॉफ़ी, जो कि मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि मर्जर के कारण से कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाई है और कई दिनों से एक जगह ही खड़ा है, वहाँ पे एक बार ध्यान दिया जा सकता है। बट कोई एग्रेसिव बाइंग की इस वक्त कोई सलाह नहीं रहेगी। ये आपकी आप देखें CCL प्रोडक्ट 551.75 पे ट्रेड करता हुआ। एक बार टाटा कॉफ़ी के स्ट्रक्चर को भी देखते हैं एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है। टाटा कॉफ़ी ट्रेड कर रहा है लगभग 208 सिंक करता हुआ स्टॉक। ये भी लगभग आप समझ लीजिएगा कि जुलाई 2022 से लेकर अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। अच्छा, आज अब जरा एक बार ऑटो को छेड़ते हैं और ऑटो में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। जरा एक बार आप ऑटो में जरा OI एडिशंस को देखते हैं। मतलब फर्स्ट डे का जो OI एडिशन होता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। ऑटोमोबाइल्स सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज यहाँ पे हुआ है। अपोलो टायर्स में अगर आप देखें शॉर्टिंग हुई है, एस्कॉर्ट्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है 12% की, उसके बाद M&M में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है और MRF में। अब यहाँ पे सबसे तर्कसंगत अगर आप देखें बात करने का अगर कहीं पर बनता है तरीका तो वो है M&M। It's 1288 and it's a close below 100-day exponential moving average again। और मानस जी, दूसरा विकल्प है हीरो मोटोकॉर्प। जरा इन दोनों ट्रेड्स को देखेंगे आप। हीरो मोटोकॉर्प 2491 पे
इसने आज अपने लगभग आप समझ लीजिएगा कि 7 महीने के बेस को वॉलिड करने की तैयारी कर ली है। दोनों में से पुट ऑप्शंस के लिहाज से या फिर शॉर्टिंग के लिहाज से ज्यादा तर्कसंगत ट्रेड कौन सा है? देखिए, अब मेरे विकल्प कम करते जा रहे हैं ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन के लिए। मैंने कैनरा बैंक पहले शॉर्ट लिस्ट किया था, वो आपने डिस्कस कर लिया। एमएनएम शॉर्ट किया था, लेकिन वो भी आप डिस्कस कर ले रहे हैं। तो अभी कोई तीसरा स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एमएनएम का स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीरेंद्र जी बेरिश है। छोड़ दीजिए। 100 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। और मेरा मानना है कि करीब 1240 तक के भाव आपको एमएनएम में देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन में ट्रेड लेना है तो 1280 का जो पुट ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 28 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 19 रुपए का स्टॉप लॉस से 50 रुपए के टारगेट से करिए। काम करते हैं फिर, सस्ता ऑप्शन की बात हो ही गई है तो एक बार जरा क्रम बता देते हैं आपको। सस्ता ऑप्शन अभी मानस से ही लेंगे वापस, और होपफुली वीरू ने ऑलरेडी वो ट्रेड प्रीएम्प्ट नहीं किया है। और एफएनओ सुपरस्टार के लिए अमित सेठ के पास जाएंगे। चार्ट का चमत्कार के लिए सुदीप शाह जुड़ेंगे हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी से बात होगी। चलिए मानस, तो कोई दूसरा सस्ता ऑप्शन है आपके पास अभी या थोड़ी देर में आए? नहीं, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास इस टाइम, और वो है टाटा स्टील का। देखिए, मैं मॉर्निंग से मैंने मेटल पे बेयरिश भी दिया, 2-3 स्टॉक पे शॉर्ट रिकमेंडेशन भी दिया, और अब आपको टाटा स्टील पे भी ध्यान देना है। देखिए, टाटा स्टील के पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है, उसके नीचे फिसला है। 20 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आपको दिख रहा है 50 डे मूविंग एवरेज पे ऊपर से, तो वो भी निगेटिव है पैटर्न के हिसाब से। और मेरा समझना है कि यहाँ पर करीब 6-7 रुपए का डाउनसाइड जरूर देखने को मिल सकता है। तो टाटा स्टील का 110 का पुट ऑप्शन लेंगे। 3 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है, और टारगेट अनुज जी करीब 6 रुपए 25 पैसे के होंगे। ओके, तो ये फिलहाल टाटा स्टील का एक पुट लेकर चलेंगे 110 वाला। यहाँ पर आपके चांसेस हैं कि मंदी और बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ऐसी स्थिति में अगर आप खरीदते हैं इस पुट को, फायदा आप ही के हाथ होगा। 3 रुपए 35 पैसे पर फिलहाल ये पोजीशन आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं एफएनओ सुपरस्टार की, और ये ट्रेड है अमित की तरफ से। कि हर्षिता मैम, फॉर एफएनओ सुपरस्टार में लॉन्ग साइड पे जाना चाहूंगा। कोल इंडिया का अगर स्ट्रक्चर देखें 210 से लेकर 215 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका वीकली और मंथली चार्ट्स में। कुछ दिनों पहले स्टॉक ने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, उसका रिटेस्ट करके वापस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर जा रहा है। स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ मार्केट से अगर कंपेयर करें तो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसे बाय करने की सलाह है। कैश में इसका प्राइस है 216, फ्यूचर में लगभग 217 का प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 225 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 213 रुपए का। ओके, कोल इंडिया अगर आप देखें आपका बाय ट्रेड है। और अब चलते हैं सुदीप जी। देखिए, सुदीप जी कार्यक्रम में अभी जुड़ रहे हैं, लेकिन उनसे बात कर लेते हैं पहले चार्ट का चमत्कार। बाकी अगर आप देखें रेस्ट क्वेश्चंस जो है उनसे बात में लेते रहेंगे। सुदीप जी, आपको चार्ट का चमत्कार, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट या फिर वीक चार्ट एक डायरेक्शनल ट्रेड के लिए पिक करना है, आपका ट्रेड क्या रहेगा? नमस्कार वीरू जी, मेरा ट्रेड रहेगा एमएनएम फाइनेंस लॉन्ग साइड पे, बिकॉज हमने देखा है कि एमएनएम फाइनेंस में 30 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में 220 से 270 की एक रैली आई थी। उसके बाद ये जो पिछले दिनों में मार्केट में करेक्शन आया, उसके चलते स्टॉक ने वहां से जो ये पूरे रैली का 38% रिट्रेसमेंट स्टॉक ने किया है, और आज स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर फिर से सस्टेन कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि और पिछले 3 दिन से, जबकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बट ये स्टॉक 3 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अगेंस्ट सारी दूसरे एनबीएफसीज ये एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, और ये इट इज सस्टेनिंग ये जो फॉल में पिछले 2-3 दिन से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टेडीली एक स्ट्रेंथ आ रही है, और 253 के स्टॉप लॉस से 270 और 275 के टारगेट्स के लिए एमएनएम फाइनेंस को बाय किया जा सकता है। अच्छा, स्पाइस जेट के नंबर्स आए हैं, काफ़ी लेट हैं हालांकि, लेकिन आय बढ़ी है और प्रॉफिट है लॉस के मुकाबले। और मैं देख रहा था कि कहीं कोई एक्सेप्शनल्स या वन ऑफ तो नहीं है। प्राइमा फेसी तो मुझे नहीं दिख रहा है। प्राइमा फेसी तो ये एक्चुअली प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स जो है वो प्रॉफिट ही है वर्सेस, मतलब पिछली बार एक्चुअली हाँ एक एक्सेप्शनल लॉस था पिछले साल एक्चुअली सेम क्वार्टर में, इसलिए पिछले साल लॉस था। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल सेम ही है ऑलमोस्ट। 100 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, 106 करोड़ का, पिछले साल वो 100 करोड़ था। और तो ठीक है मतलब ओवरऑल, लेकिन नंबर्स सब के बाद स्टॉक में ज़बरदस्त रिएक्शन, 10% का इस समय एक अपटेक यहाँ पर आपको दिखाई देगा। काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है ऑब्वियसली ये स्पाइस जेट, और काफ़ी इश्यूज भी रहे हैं स्पाइस जेट के साथ, सेफ्टी को लेकर और थोड़े से डीले को लेकर इनकी फ़्लाइटों में। लेकिन अब मिड कैप फंडा ले लेते हैं राजेश जी से, उसके बाद बाकी स्टॉक्स एनालाइज करेंगे। राजेश जी।
अनुज जी, मैं टीटागढ़ वैगन TWL के नाम से जो जाना जाता है उसके साथ जाना चाहूँगा। अगर आप देखो तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा वैगन मैन्युफैक्चर है। 8400 वैगन्स की इनकी कैपेसिटी है, जो कि अगले साल तक ये 12,000 करने की बात कर रहे हैं। 12,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। 25,000 वैगन्स का अभी इन्हें कुछ दिन पहले इंडियन रेलवे से भी ऑर्डर मिला है। और न केवल भारत में बल्कि इटाली वगैरह में भी इनकी अच्छी मार्केट बनी हुई है। और 1,000 करोड़ के आसपास का ये ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में अगले 5 साल में नया निवेश करने की बात कर रहे हैं। सारे पायदान पे खड़ा उतरता है। और जिस तरह के बजट में प्रावधान किए गए 10 लाख करोड़ के केपेक्स की, मुझे लगता है रेलवे में वहाँ एक बड़े ऑर्डर्स जाएंगे और रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियाँ वहाँ से अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 250 रुपये के टारगेट के साथ। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स आपके लिए। एक बार रिकैप कर देते हैं 4 का चौका में जो हमारे जानकारों ने दरअसल आइडेंटिफाई किए हैं ट्रेड्स। शुरुआत टाटा स्टील के पुट के साथ हुई थी। 110 का पुट लेने की सलाह, 3.35 पर ट्रेड कर रहा था, 3.40 हो गया, 6 रुपये 25 पैसे आपका टारगेट रहेगा। 1.90 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। फिर बात हुई कोल इंडिया की। 225 के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है, 0.5% ऊपर है ये काउंटर। 213 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए। अमित का पिक था एफनो सुपरस्टार के रूप में। फिर M&M फाइनेंस पर सुदीप शाह दरअसल है बुलिश, चार्ट का चमत्कार में इन्होंने ये पिक किया। 275 का टारगेट है इनका और स्टॉप लॉस 253 पर रखने की सलाह है। और अभी टीटागढ़ वैगन्स पर भी एक बाय कॉल आ रहा है राजेश अग्रवाल की ओर से। करीब 211 पर है स्टॉक और यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स बनने की पूरी गुंजाइश है। इनफैक्ट कुछ ही देर पहले हमने GNFC पर एक राय ली थी राजेश अग्रवाल से और उन्होंने कहा कि एक मौका है, खरीदारी कर सकते हैं आप, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में कि BASF अपने कुछ प्लांट्स दरअसल यूरोप में बंद कर रहा है और TDI प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट आएगा। उसका एक बड़ा सप्लायर GNFC है। 1.5% ऊपर था जब हमने इसकी बात की, अब 5% के गेन्स पर आ खड़ा है 550 के लेवल्स आते हुए। तो सही टाइम पर दरअसल वो न्यूज आपने सुनी और 9% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो चुका है। एक फंडामेंटल व्यू हमने लिया था, एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। समित चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित, GNFC इस समय का ट्रेंडिंग काउंटर बताइए, किन लेवल्स पर आपकी नजरें हैं, आपका क्या कॉल है इस मूव को देखकर? देखिए, काफी टाइम से ये स्टॉक साइडवेज था और उसकी अगर हम थोड़ा ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट कुछ महीनों की एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, वो लगभग 555 560 के आसपास कोइंसाइड हो रही है। और आज जैसे वॉल्यूम के साथ लोअर लेवल से ये स्टॉक में बाइंग आई है, अगर ये 555 558 का लेवल आज ही ब्रेक करता है तो ये स्टॉक में एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हमें कंफर्म होते हुए दिख सकता है। और फिर ये स्टॉक 575 580 तक भी मूव यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव रखिए क्योंकि वॉल्यूम के साथ ये लो लेवल से खरीदारी आई है और ओवरऑल ये चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो इसलिए करंट लेवल पे या थोड़ी भी डिप आती है तो वहां पे बाइंग की पोजीशन लेनी चाहिए। 528 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और 575 580 तक ये मूव नेक्स्ट वीक तक एक्सटेंड हो सकती है। ओके, चलिए इस वीक में 2 स्टॉक्स हैं जिन्होंने थोड़ा सा एक कमबैक करने की कोशिश की है। उसमें सबसे ऊपर है डिवीज़ लैब्स। लगातार लोज बनाने के बाद डिवीज़ ने इस हफ्ते थोड़ा सा एक अपटिक दिखाने की कोशिश की, करीब 2.8% इस वीक का गेन। और एशियन पेंट्स एक स्टॉक है जिसने आज एटलीस्ट कोशिश की है, हालांकि वीकली लॉस ही है, लेकिन अभी भी ये जो स्टॉक एटलीस्ट आज इसने कोशिश की है कि गेन करेगा। अच्छा, आज की निफ्टी की क्लोज की एक और मैं अहमियत बता देता हूँ, हर्षदा, बहुत ज़रूरी है वो बताना। हमने ये डिक्लाइन स्टार्ट की 16 फरवरी से 18,035, उसके बाद 17 फरवरी एक दिन, 20 फरवरी 2, 21 3, 22 4, 23 5 और 24 6 और हाँ आज ये छठा दिन आई थिंक लगातार नेगेटिव होगा। अगर ये हुआ तो जून के बाद की लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक होगी। और जून लास्ट ईयर में हमने इस तरह से 6 या 7 दिन की एक साथ लगातार लूजिंग स्ट्रीक देखी थी। तो अगर आज अगले 40-50 मिनट में मार्केट ग्रीन में नहीं आता है तो सिंस जून ये मार्केट की लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक बन सकती है। लेकिन हम कुछ स्टॉक की बात कर रहे थे। समित, गुड आफ्टरनून। समित, एशियन पेंट्स पर अपना व्यू दीजिए एक बार। देखिए, एशियन पेंट्स काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक। रिसेंटली थोड़ा बहुत हमने जो प्राइस करेक्शन है वो अरेस्ट होते हुए देखा था, एक अटेम्प्ट किया था, बट वो काफी ज्यादा वीक अटेम्प्ट था बाउंस बैक के लिए। और इमीडिएटली हमने लास्ट 2-3 दिनों से वापस ये स्टॉक में जो डिक्लाइन है वो रिज्यूम होते हुए देखिए। ओवरऑल स्टॉक में एक कंसोलिडेशन रेंज बन चुकी है
2850 2870 एक ऊपर की तरफ एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। लोअर साइड पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, हर एक 50 पॉइंट पे अभी आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिखेंगे। तो 2680 से लेके 2600 का काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एशियन पेंट्स के लिए फिलहाल दिख रहा है। ओके, एशियन पेंट्स आज एक पुलबैक। और लीजिए, सुबह हम जिस चीज़ पे बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी के लिए सबसे खतरनाक कड़ी है HDFC बैंक, लीजिए, और एक समय अवधि के बाद यानी 21 अक्टूबर के बाद, मतलब 21 अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार अब कल इसमें आप यकीन मानिए 88% रोल ओवर थे और ह्यूज शॉर्ट रोल ओवर हुआ था इसमें, ह्यूज शॉर्ट रोल ओवर। और अब इसने 1586 को छू लिया और 1586 पे भी सप्लाई खूब आ रही है। मैं देख रहा हूँ इसमें 1600 की कॉल बहुत तेजी से बिक रही है। प्रीमियम जरा 1600 की कॉल के लेके आएंगे। एक बार अमित अपनी राय रखिएगा डे लो पे HDFC बैंक, और इस वक्त 100 डे एक्सपोनेंशियल मीडियम रेंज तोड़ता हुआ 21 अक्टूबर के बाद आपका व्यू इस पर, और कोई पुट ऑप्शन या फिर कोई तर्क आपका ट्रेड करने के लिए HDFC बैंक को? काफी वीक है। एक RSI ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ जिसके कारण हमने स्टॉक में क्रैक देखा। अगला सपोर्ट लगभग जो अक्सर देखा गया स्टॉक वहां से घूम जाता है, तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट में तो इसके टारगेट्स 1560 के बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, मार्केट का मंडे को देखते हैं। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाए तो फिर इसमें बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे डे लो पे ट्रेड करता हुआ 1586, और जो स्टॉक्स इस वक्त डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं, टाटा स्टील की अपने पुट ऑप्शन की बात की थी, वो डे लो पर है। और एक बार आप HPCL लेके आइए, ये डे लो पर HPCL ने एक टिपिकल, जिसे कहते हैं ना, टिपिकल हेड एंड शोल्डर का अगर आप देखें ब्रेकडाउन दिया है। मानस, आपका टेक क्या है? एक टिपिकल टेक्स्ट बुक हेड एंड शोल्डर है ये, और आपको याद होगा मानस इस रेंज में बिटवीन आई थिंक 225 और आई थिंक 215 के बीच में कोई बेस है भी नहीं इस पे। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, अच्छा ये शॉर्ट कॉल ऑलरेडी आ चुकी है, याद रखिएगा। इट्स ए टिपिकल हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन। और एक बार एक स्टॉक लेके आइए जो कि IT में अब सिंक कर रहा है, और वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ IT में आज इस वक्त ये भी स्टॉक डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। हर्षदा जी हाँ, प्रेशर पॉइंट्स कई सारे दरअसल आपको दिखाई देंगे निफ्टी IT में एट द मोमेंट। निफ्टी बैंक भी फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 39,860 के आसपास इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली 40,000 के नीचे बंद होंगे, है ना, वो तो और ये मतलब अनलेस लास्ट मिनट मिरेकल आ जाए। और देखिए आज तक ये एक चीज़ है जैसे मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज वाली बात है इसमें। मार्केट का जो ओवरऑल टेक्सचर है वो काफ़ी ख़राब रहा है, और इसमें मुझे बस जो एक चीज़ से डर लग रहा है ना, आज भी जो मैं ट्रेडिंग ग्रुप में या किसी से बात करता हूँ, आज भी लोग कोशिश करते हैं कि क्या लॉन्ग कहाँ लेना है, लॉन्ग कहाँ लेना है। लोगों का पहला सवाल होता है कि लॉन्ग कहाँ करना है। आपका पहला सवाल इस मार्केट में होना चाहिए शॉर्ट कहाँ करना है। आज अगर आपने ये ट्रेडिंग माइंडसेट बना लिया होता सुबह सुबह कि शॉर्ट कहाँ करना है, तो आप सुबह प्रिपेयर्ड होते आप, और मार्केट ने पिछले 3 दिन लगातार आपको एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी दी है। पहला बार देखिए, पहला बार कहाँ बन रहा है, और उसके बाद देखिए लगातार रेड बार, और वो आपको उससे ब्यूटीफुल सेटअप मिल नहीं सकता आपको कि ग्रीन बार मिले। एक ट्रेंड में अगर काउंटर ट्रेंड में पहला मूव मिले तो हमेशा उसमें आप ट्रेंड के साथ काम करिए। अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मार्केट में गैप डाउन मिले, आंख बंद करके बाय करिए, क्वेश्चन बाद में करिए। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में अगर गैप अप मिले, आंख बंद करके सेल करिए, उसको क्वेश्चन बाद में करिए, वो चलता रहेगा। लेकिन बड़ी ट्रेड अगर आपको बनानी है, मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है, तो ट्रेंड के साथ रहने से ही बनेगा वो बड़ा पैसा। इनफैक्ट और ट्रेंड नेगेटिव है, और इस नेगेटिव ट्रेंड के बीच एक और खराब खबर आ रही है। एल नीनो पर अमेरिका का जो मौसम विभाग है, उन्होंने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, और जो टेंशन बढ़ा सकती है। एल नीनो के चलते इस साल कम बारिश की आशंका है। इससे सीधा खेती पर असर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ इसकी मार ऑटो कंपनियों पर भी पड़ती है। एल नीनो और ऑटो कंपनियों पर क्या इम्पैक्ट लार्जली पिछले पास्ट ईयर्स में देखने को मिला है, और यहाँ पर कितना इम्पैक्ट आएगा, इस पर अब करते हैं फोकस। नीरज बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए ये तो एक और सेटबैक है अक्रॉस एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स ऑटो कंपनियों के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल, और ये एक चिंता की बात भारत के लिए है, क्योंकि जब भी एल नीनो होता है तो उसका असर खेती किसानी पे बहुत पड़ता है, और भारत जैसा देश जो
एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड करता है, सिर्फ फूड ग्रेन्स के लिए नहीं, उसकी वजह से रूरल इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट आता है और 60-70% लोगों का लाइवलीहुड उसी से चलता है। तो जो स्क्रीन पे आपको छोटा लड़का बड़ा डर दिख रहा है, दरअसल ये जो स्पेनिश वर्ड एल नीनो है उसका मतलब होता है छोटा लड़का, यानी बहुत शॉर्ट टर्म होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा, इसलिए वहाँ पे इसको एक कहावत के तौर पे लेते हैं। तो मानसून में एल नीनो का मतलब क्या है इसको समझाते हैं आपके लिए। जब ये आता है तो जो कोस्टल इलाके, समंदर जहाँ पे बारिश के लिए वायुमंडल का दबाव बनता है वो गर्म हो जाता है काफ़ी, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि जिन इलाकों में सबसे पहले और काफ़ी बारिश होनी चाहिए वहाँ पे गर्म ज़्यादा हो जाता है और बारिश नहीं होती है। तो जब भी एल नीनो आता है तो उसमें चांसेस क्या होते हैं, 60% ऐसा होता है कि जब ड्राई हो जाता है, पूरा ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो जाती है, और 30% ऐसा समय होता है जब काफ़ी कम बारिश होती है। नॉर्मल बारिश की चांसेस केवल 10% होते हैं। अगर फुल फ्लेजेड एल नीनो है तो मोस्टली ऐसा होता है कि औसत से काफ़ी कम बारिश होती है, जिसको ड्राउट के संदर्भ में कहा जा सकता है। अब इसको क्यों इतना ज़्यादा हम लोग इससे परेशान होते हैं, आंकड़ों के जरिए समझिए। एल नीनो हमेशा एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उस समय बुआई का मौसम हो सकता है या कटाई का मौसम हो सकता है, या तमाम जगहों पे उस चीज़ की वजह से मुश्किल आती है। खेती बाड़ी को बहुत झटका लगता है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, एक है ऑटो, जहाँ से काफ़ी कुछ हम लोग खरीदते हैं, और दूसरा इसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे पड़ता है। ऑटो सेक्टर इसलिए क्योंकि ऑटो सेक्टर का मेजॉरिटी सेक्शन जो है मैक्सिमम वो या तो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोग छोटी गाड़ियाँ, 2 व्हीलर ये सब खरीदते हैं, इसलिए उन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और कहते हैं ना कि चक्का नहीं घूम रहा है तो इकोनॉमी सुस्त पड़ जाती है, इसलिए होता है। अब इसका सीधा कनेक्शन देखते हैं ट्रैक्टर कंपनीज पे क्या पड़ता है या ट्रैक्टर की बिक्री पे क्या पड़ता है। जब एल नीनो ऐसा आया है तो क्या हुआ है, 2001 में जब ये आया था तो ट्रैक्टर की बिक्री 9% गिरी थी। 2002 में जब एल नीनो हुआ तो 20% गिरी थी। 2004 और 2005 में 22% और 20% की ग्रोथ हुई थी। अब आपके दिमाग में है कि 2004-2005 ऐसा क्या था कि वहाँ पे एल नीनो का असर नहीं दिखा। तो ध्यान रखिएगा 2004-2005 से लेकर के एक बड़े बुलरन की शुरुआत हुई थी, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि लिक्विडिटी का एरोगेंस मार्केट में दिखाई पड़ता है, तो बहुत असर नहीं होता है। इसलिए एल नीनो के बावजूद उन वर्षों में ये तेज़ी आई है। यही चीज़ आप 2008 में देखिए, 3% वो पीक था उसका। 2009 में 10% की ग्रोथ, 2014 में 2% और 2015 में 24% की नेगेटिव ग्रोथ ट्रैक्टर बिक्री में देखने को पड़ी थी। तो इन सारे वर्षों का अगर आप कारण निकालेंगे तो ज़्यादातर में बिक्री घटती है, क्योंकि एग्रीकल्चर को सीधे ही सीधे ये इम्पैक्ट करता है। पैसेंजर व्हीकल में क्या असर पड़ता है, अब आप देखिए 2001 में -3% बिक्री, 2002 में बिल्कुल फ्लैट, फिर 2004 में वही कहानी शुरू होती है और 25% की ग्रोथ, लेकिन 2005 में फिर वो ठंडा पड़ता है, 6% के आसपास आता है। 8 में लगभग वही स्थिति रहती है, और 9 से लेकर के 15 तक के बीच में बिलो या एवरेज से ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हमेशा इम्पैक्ट करता है, लेकिन एक आध एक्सेप्शनल ईयर के रीजंस क्या हैं ये हमने आपके सामने रखे। अब इस पे सरकार क्या कर सकती है, इसको कैसे मैनेज कर सकती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रह सकता है। तो सरकार की तरफ से प्रयास ये हो सकते हैं कि या तो वो अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएं और इसको मैनेज करने की कोशिश करें ग्राउंड वाटर से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर पे खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये जो तरीके आप देख रहे हैं, 2002 में 19% कम बारिश हुई थी, सूखे जैसी स्थिति थी। 2004 में 14% कम बारिश हुई, सूखा हुआ। 2002 में 22% कम बारिश हुई, ड्रॉट हुआ। और 2015 में 14% बारिश कम। ये जो परसेंटेज है जो सामान्य बारिश होती है उससे नीचे जब चला जाता है मान, तो ये कहा जाता है कि ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि एल नीनो हमेशा जो है एक बहुत अच्छी खबर लेके नहीं आता है। शुक्र ये मनाना चाहिए कि बहुत शॉर्ट टर्म हो, ये जल्द से ख़त्म हो जाए तो शायद हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ लौटेंगे, लेकिन ये वाकई एक भारत के लिए इसमें बड़ी चिंता की बात है। ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए हमको थोड़ा सा IMD की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए। शुक्रिया नीरज जी। तो एल नीनियो से थोड़ा सा डर, और ला नीनिया एक्चुअली जो होता है वो थोड़ा सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बेनिफिशियल होता है, और उसका स्पेनिश मीनिंग लिटरली होता है लिटिल गर्ल, इधर लिटिल बॉय उधर लिटिल गर्ल। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग नीरज जी, शुक्रिया। और एक्चुअली आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में एस्कॉर्ट्स में बाकी में शॉर्ट्स बने, और हमारे पैनल पर शॉर्ट सजेस्ट किए भी गए हैं एस्कॉर्ट्स में। और ये डर तो अब सता ही रहा है कि क्या इस साल ड्राउट वाला साल का रिस्क है। और जैसे नीरज जी ने कहा, उम्मीद करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए रहेगी एल नीनियो, ज़्यादा टाइम के लिए ना रहे। चलिए, लेकिन अब हमारे साथ
प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की चेयरपर्सन और एमडी अमीषा वोरा भी जुड़ गई हैं। अमीषा जी, गुड आफ्टरनून। क्या डर सता रहा है मार्केट को? क्या ये एक फैक्टर है मॉनसून को लेकर या कुछ और रिस्क फैक्टर्स है? क्योंकि मार्केट में क्लियरली पिछले कुछ दिनों में हमने ट्रेंड तो देखा है काफी खराब रहा है। ब्रेथ भी खराब हो रही है, आई थिंक वॉल्यूम्स भी ड्राई हो रहे हैं, विच आर ऑल्सो एडेड एंड रियल फैक्टर्स टू वॉच द मार्केट। जैसे कि मार्केट को देखते हैं तो ये सभी फैक्टर्स को भी काफी इम्पोर्टेंस देते हैं जो जरा सेंटिमेंट इंडिकेट करते हैं। बट आई थिंक कि जैसे हमारा व्यू है कि ग्रेजुअली लिक्विडिटी कम हो रही है ग्लोबली और इंडिया से इसलिए भी कि उसको रुपी प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, एंड इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ने के बावजूद जितना चाहिए इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं है। तो वो तो एक अंडरलाइंग फैक्टर है ही जो एसेट प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस और स्टॉक वैल्यूएशन के अगेंस्ट में है। वो जब वीक अंडरलाइंग सेंटिमेंट है तभी, जैसे अभी आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे कि क्लाइमेटिक चेंज फैक्टर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या तो हम ग्लोबली देखते रहे जियोपॉलिटिकल में सम ऑफ द डेवलपमेंट्स विच आर नॉट वेरी कंफर्टिंग, या तो हम कोई बड़ा ग्रुप इंडिया में जो देख रहे हैं कि जिसकी आफ्टर इफेक्ट्स हो सकती है। तो ये सभी चीजों की एक डाउनसाइड मार्केट में एक अंडरलाइंग है, तो इम्पैक्ट होती रहती है और ज्यादा होती रहती है। तो अमीषा जी, फिर इस करेक्शन में क्या कैश लेवल रेज किया जाए या एक्चुअली बाय किया जाए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अभी भी शायद फॉर क्वाइट सम टाइम रेंज बाउंड ही रहेगी। तो रेंज बाउंड मार्केट में स्टॉक परफॉर्मेंस बहुत ही सिलेक्टिव हो जाता है, तो सक्सेस रेट उसमें आना एक थोड़ा आर्ट एंड साइंस दोनों बन जाता है, और जनरल हियर से बेसिस पर सब लोग कमा लेते हैं वैसा मार्केट नहीं लग रहा है मुझे। तो ये साल थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स ज्यादा अच्छा रहेगा। शायद हम भी बोल रहे थे, क्वाइट अ फ्यू अदर्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि a basket of little bit which goes into fixed income, little bit which is into equities and a little into precious metal, a combination will help more, मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा। और इक्विटीज में भी क्वालिटी पे एकदम फोकस रखना पड़ेगा। अच्छा अमीषा मैम, आईटी और स्पेशली मिड कैप आईटी शायद अभी भी ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से और इन कंपैरिजन टू आई थिंक लास्ट ईयर्स हाई अभी भी अच्छे प्राइस पे मिल रहा था, उसमें बताया थोड़ा मिड कैप आईटी में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस, आपका टेक मैम आईटी पे क्या है और स्पेशली इन मिड कैप आईटी में? देखिए, मिड कैप आईटी स्लाइटली बेटर ग्रोथ दिखा रहा है, पर्टिकुलरली जो नाम आपने लिए वो सब क्वालिटी नाम है, वो अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं। पर ऐसा कोई वैल्यूएशन कंफर्ट ग्रेड नहीं है कि यहां से बड़ा पैसा बन सकता है। तो ये मार्केट में पर्टिकुलरली एक चीज मुझे लगता है याद रखना पड़ेगा कि जब मार्केट का अंडरलाइन थोड़ा भी सेंटिमेंट वीक होता है, जो मेरे हिसाब से रहेगा अभी भी, तो कहीं पर भी अर्निंग्स डाउनग्रेड और नेगेटिव सरप्राइज को मार्केट जोर से पनिश करेगा एज कंपेयर टू इन अ बुलिश ट्रेंड। और जहां पर वैल्यूएशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, वहां पर तो तकलीफ ज्यादा हो सकती है। तो हमारा ब्रॉडर व्यू अभी भी आईटी में न्यूट्रल है, हम ओवरवेट नहीं है। ये जो नाम बोले, वो आपने जो कोफोर्ज या परसिस्टेंट बोले, हाई क्वालिटी नेम बट हाई वैल्यूएशन गेम। तो हम अभी भी विद इन द पोर्टफोलियो लार्ज कैप में ही इन्फोसिस, एचसीएल टेक एंड टीसीएस इन दैट ऑर्डर ज्यादा कंफर्टेबल है। आपने इनफैक्ट कहा था कि इस समय अगर पैसा कमिट भी करना है आपको हाई क्वालिटी में ही रहना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई क्वालिटी में भी अब कुछ सेक्टर्स में थोड़े बहुत डाउनग्रेड्स देखने को मिले हैं। हमेशा जी, अगर इस समय आपको कोई देता है कुछ पैसे, अज्यूमिंग 100 रुपए, कितना आप हैवी वेट्स में लगाएंगे और आपके टॉप 2 स्टॉक्स कौन से रहेंगे जहां पर शायद इस करेक्शन में अच्छा मौका है पोजीशन लेने का?
करेक्शन की डेप्थ ऑल्सो डिसाइड करती है कि कहाँ पर वैल्यू अच्छा क्रिएट हो रहा है इन द क्वालिटी। बट ऐसा मैं कहूंगी कि ब्रॉडली जो फॉलिंग इंटरेस्ट रेजिम में हम 40 to 45% लार्ज कैप एंड 50 to 55% तक मिड कैप स्मॉल कैप में जाते हैं, ये मार्केट में 60% प्लस लार्ज कैप में आ जाएंगे और 35-40% मिड कैप रहेंगे। दैट इज द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। उसी के अंदर भी क्वालिटी को अगर देखना है तो जहां पर फ्री कैश का सपोर्ट है, जहां पर रीजनेबल रिटर्न रेशियोज है और ग्रोथ विजिबिलिटी है, वहां रहेंगे। तो वो सब मैं देखूं तो मैं ऐसा नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो कोई 2 स्टॉक में डालेंगे, पर जहां मुझे सेफ्टी एंड ग्रोथ दोनों का गुड पोटेंशियल दिखता है वो उसमें एक भारतीय टेली है। मुझे लगता है अभी भी ग्रोथ उसमें काफी इंटैक्ट है, बोथ वॉल्यूम ग्रोथ एंड प्राइस ग्रोथ। तो ये अभी भी पोर्टफोलियो में अच्छे वेटेज से रहना चाहिए। एंड दूसरा मैं वन ऑफ द डिफेंस स्ट्रोक कैपिटल गुड्स स्टॉक रखूंगी। नो डाउट वैल्यूएशन हाई है, पर उसमें ग्रोथ मोमेंटम भी काफी जगह बहुत अच्छी है, जैसे कि सीमेंस एबीबी। अगर मुझे उससे आगे जाना है तो मैं पहला जाऊंगी लीवर्स पे, हिंदुस्तान लीवर्स पे। सो ये ऑर्डर में मैं प्रेफरेंस दूंगी। ऑफ कोर्स उसका मतलब नहीं है कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में बैंकिंग नहीं होगा, बट आपने सिंस 2 स्टॉक बताया तो मैंने इस तरह से इसको। आई गेट योर पॉइंट। तो भारतीय एयरटेल, HUL और ऑफ कोर्स आपने कहा सीमेंस एबीबी कुछ मौके रहेंगे। अच्छा, एक पॉकेट जहां पर इस गिरते बाजार में हमने देखा है कुछ पैसे लगे हैं और इस महीने के पर्सपेक्टिव से मैं देख रही हूँ क्योंकि फरवरी में हमने देखा है ज्यादा दबाव ही रहा है मार्केट में, और वो है ये न्यू एज कंपनी और स्पेशली एक स्टॉक पीबी फिनटेक काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। अब आज के दिन 9.5% ऊपर, ये इस महीने फरवरी के महीने में 33% तक का इजाफा और इस हफ्ते करीब 18% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। नो आई रियली डोंट नो फंडामेंटली कितना बदलाव आया है, लेकिन इस पर क्या कोई खास आपने रिसर्च की है हाल ही में? और सिर्फ पीबी फिनटेक ही नहीं, आप देखिए पेटीएम में भी फरवरी के महीने में नियरली 18% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। नायका में भी कुछ पोजीशंस लोगों ने ली, जोमेटो ने भी अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है। आर दे कमिंग बैक इनटू द लाइमलाइट? यहाँ पर कुछ पॉजिटिव अब मार्केट पढ़ने लगा है? इज द वर्स्ट ओवर? इसमें देखिए 2 चीज है कि स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप तो 60-70% करेक्ट हो चुके, बट उसी के साथ ये पनिशमेंट के साथ एक अवेयरनेस आता है कि न्यू कैपिटल अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, या तो मार्केट आपके रैश ग्रोथ विदाउट प्रॉफिटेबिलिटी को वैल्यू करने तैयार नहीं है। जब ये सिचुएशन आती है तो पूरा बिजनेस मॉडल स्टार्ट्स एक चेंज में जाता है। एंड ये लेवल ऐसा है, जो स्टॉक की कमेंट्रीज थी फॉर द क्वार्टरली, वो बता रही है कि कहीं ना कहीं ये सभी मैनेजमेंट्स 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस लाके टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशन मार्केट में बिल्ड कर रही है। अब ऑफ कोर्स मार्केट हैज टू वॉच देम फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, बट इसमें से बहुत से प्ले ऐसे हैं जिसका उनके सेगमेंट में मेजर मार्केट शेयर है। जोमेटो भी देखो तो इट्स अ 2 player market. This market is not going to get ever die. This is going to grow only. तो एक लेवल ऐसा आएगा जब वो लॉस एंड मार्केट शेयर गेन से निकलकर स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे जाएंगे। वो एक्सपेक्टेशन मार्केट में थोड़ा बिल्ड हो रहा है। जाने के बाद तो इनका लंबा इनिंग्स चालू होगा, पर मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन पे डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। मार्केट वुड बी ईगर टू वॉच देम फॉर 2 क्वार्टर्स कि अपना बोला हुआ टर्न अराउंड ये किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। बट यस, यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म प्ले डेफिनेटली इमर्ज होके आ जाएगी। इंटरेस्टिंग मूव्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जोमेटो की बात की तो मुझे वीरू ये पूछना था आपसे, आप हर रोज टिफिन लाते हैं घर से कि कैंटीन का खाना खाते हैं? नहीं, मैं टिफिन लाता हूँ हर्षदा, यकीन मानिए। आजकल थोड़ा सेहत पे जोर है तो आज पपाया से काम चल रहा है आजकल, आप यकीन मानिए। और किसी दिन जब टिफिन नहीं ला पाए तो if you are asking this question,
नहीं, बट मैं समझ गया आपका हर्षदा प्रश्न अल्टीमेटली किसकी तरफ ट्रिगर्ड है, दैट जोमेटो से क्या मतलब आपसे प्रश्न है। बट हर्षदा मैं आई थिंक एक बड़ा अच्छा डिस्कशन सुन रहा था, मैं कह रहा था कि आम आदमी की धारणा यही है अगर जोमेटो पे जाता है तो वो एक बार प्राइस कंपेयर स्विगी पे भी करता है। या आप मानती कि नहीं मानती बात? ब्रांड लॉयल्टी प्राइस की है, मतलब लॉयल्टी प्राइस की है, ब्रांड की नहीं। आप मानती है मेरी बात ये? नहीं वीरू, मैं कंपेयर नहीं करती। जो रेस्टोरेंट जिसपे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो सिर्फ स्विगी पर है, कुछ है जो सिर्फ जोमेटो पर है, लेकिन मुझे आदत है स्विगी पर ही ऑर्डर करने की, और अगर उसमें नहीं मिला कुछ फिर मैं जोमेटो पे जाती हूँ। तो मेरे ख्याल में वो सर्विस की लॉयल्टी है। आई डोंट नो प्राइस लॉयल्टी है या नहीं। कौन बार बार दो दफा चेक करेगा वीरू? भूख लगी है तो जहाँ पे पहले मिले उसी में ऑर्डर करेंगे ना। होता है हर्षदा, हम लोग यहाँ से जब कभी बिरयानी वगैरह ऑर्डर करनी होती है ना, अब यकीन मानिए देखते हैं ऑफिस के लिए। हाँ वीरू, क्योंकि वो तो बल्क में आ रही है ना, तो उसमें तो पैसे ज्यादा लगेंगे ही। ये बात है। हाँ अच्छा, अब अमीषा मैम से एक सवाल और लेते हैं। मैम मुझे याद है अच्छी तरीके से आपका एक बताया हुआ स्टॉक, लेकिन मेरे ख्याल से अब वो आपकी कवरेज लिस्ट में नहीं है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बट मैम इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई छोटी कंपनी कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में अभी कोई रडार पे आई है या फिर जिससे मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ हो आपका? अभी तो आई थिंक जो मैंने लास्ट समझा था वो हमारे कंस्ट्रक्शन में है, आई मीन कवरेज में है नहीं, पर जो मैंने थोड़ा समझा था इंटरेक्शन में, तो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन में ऐसा थोड़ा समझ में आया था कि 2 साल में दे आर एमिंग कि डेट फ्री हो जाए। अगर ऐसा कहीं कुछ ऑर्डर बुक अच्छा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, और धीरे धीरे अगर कैश फ्लो से डेट रिपेमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा बिजनेस मॉडल वापस रीइमर्ज हो जाएगा। बट मैं आपके एक अगले पॉइंट पे कहना चाहूंगी, जब आप जोमेटो और स्विगी की बात करते थे, ये मार्केट में बिजनेस मॉडल्स को रिस्क कहीं पर से भी आ सकते हैं। पहले जब डोमिनोज था, आज से 5-6 साल पहले, तो हम लोग अगर कुछ भी ऑर्डर करना था तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाज ऑर्डरिंग अ पिज्जा। तो जोमेटो और स्विगी आने से उन दोनों की तो कंपटीशन चल ही रही है, बट अगर आप देखो तो रियल कंपटीशन वो डोमिनोज को भी हो चुकी है, क्योंकि हमें सिर्फ पिज्जा ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड दैट्स वेयर द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज सो curtailed इन पास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि चॉइसेस बढ़ गई। तो ये काफी हद से कंपटीशन दे रहे हैं अलग अलग बिजनेस मॉडल्स को। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग दरअसल एनवायरनमेंट है, स्पेशली न्यू एज कंपनियों में। बस आप थोड़ा सा पेशेंट रहिएगा, लेकिन यहाँ पर अब होपफुली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये कंपनियां बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीषा जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और उम्मीद है अगली बारी जब आपसे बातचीत होगी मार्केट के इतना मुंह सड़ा हुआ नहीं रहेगा और थोड़ी सी तेज़ी की भी हम खुल के बात करेंगे। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जोन में दरअसल मार्केट ट्रेड करते हुए। चलिए, तो आखिरी 15 मिनट बचे हैं। इस समय 17,470 के आसपास निफ्टी, 41 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक 40,000 के नीचे ही है, लेकिन 39,935 के लेवल, 65 पॉइंट्स ही नीचे, 100 पॉइंट से ज्यादा टूटा था। एक ट्रेड जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ समित, गेल आपने नोटिस किया होगा, कल और आज में अच्छा इजाफा देखने को मिला है और बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन, अब 5% ऊपर है ये काउंटर। कल ऑफ कोर्स इस पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई थी तो उसका फैक्टर था। आज एक फॉलो थ्रू है, इस फॉलो थ्रू में और पोजीशन ले सकते हैं क्या जाते जाते? देखिए अर्षदा, कोइंसिडेंटली कल ये हमने रिकमेंड किया था अराउंड 98 के आसपास, जो एक मोमेंटम ट्रेड हमारा था 102 103 के टारगेट के लिए, जो एक ही दिन में आया। जनरली ये स्टॉक एक दिन में इतनी बड़ी मूव देता नहीं है, तो काफी फास्ट इसमें मूव आई है, वॉल्यूम के साथ आई है। और अभी भी हमें लगता है कि अगर थोड़ा या ब्रॉडर व्यू से देखे तो स्टॉक उसके मल्टी मंथ हाइस पे ट्रेड हो रहा है। काफी टाइम के बाद 102 103 के ऊपर ये वीकली क्लोज यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। तो इसलिए यहाँ से जो हायर लेवल्स है 108 112 के लेवल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं अनफोल्ड हो रहे हैं। स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है। फ्रेश बाइंग थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि 3 दिनों में ये 10% चल चुका है, बट जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। और अगर थोड़ा भी अगर 2-3% का करंट लेवल से नेक्स्ट वीक अगर आपको करेक्शन मिलता है 100 के आसपास, तो ये स्टॉक डेफिनेटली एंटर करना चाहिए। और 108 112 के आपको एक से 2 हफ्ते के लिए इसके टारगेट्स मान के चलना चाहिए। गेला, चलिए अब एक काम करते हैं। अब
बातचीत बहुत सारी हो गई, अब फाइनली अगर आप देखें मंडे फैक्टर पे फोकस करते हैं। लेट्स ब्रिंग डाउ जोन्स फ्यूचर्स। आपकी स्क्रीन पे क्या ट्रेजेक्ट्री है डाउ जोन्स फ्यूचर्स की, और फिर BTST ट्रेड का मैं बेस तैयार कर रहा हूँ। डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर इट्स डाउन अबाउट 54 पॉइंट्स। मानस आप ही से शुरुआत करेंगे। अब देखिए, आपने आज इस क्लोजिंग को देखा, डेफिनेटली हायर लेवल से सेलिंग पे पैसा बना। बस इस क्लोजिंग में क्या है खास? अगर मैं वीकली आधार पे देखूं तो बैंक निफ्टी ने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल में उसको छुआ, हाँ छुआ, लेकिन क्लोज वहाँ नहीं है, और निफ्टी ने आज उसको छुआ। इंट्राडे में वॉलेट भी किया, लेकिन उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। लेट्स सी क्लोजिंग कहाँ थी, बट आपने वीकली चार्ट्स को देखा होगा मानस, मोर और लेस आपको एक व्यू मिल गया होगा। डेली चार्ट्स को देखा आपने, ये क्लोजिंग जिस जोन में आ रही है। और एक और चीज़ दैट निफ्टी IT आज अपना 20 डे में सरेंडर करके जा रहा है। तो ऐसे में अब नेक्स्ट वीक के लिए आप क्या ट्रेड पिक करेंगे, साइड क्या रहेगी आपकी? देखिए, दिन की शुरुआत मेटल में बिकवाली करने से हुई थी और दिन की क्लोजिंग भी मेटल में बिकवाली करने से होगी। जिंदल स्टील के फ्यूचर में एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हुए हैं और पूरा मेटल क्षेत्र चार्ट पे वीक लग रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जिंदल स्टील ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। 571 के स्टॉप लॉस से जिंदल स्टील में बिकवाली करेंगे, और मेरा समझना है कि 540 ये कैश लेवल्स हैं, वहां पर आपको टारगेट सेट करने हैं। JSPL अगर आप देखें आपका शॉर्ट है माना, आज सुबह से अगर आप देखें सारे के सारे मेटल्स जो हैं बेच रहे हैं। नो डाउट अबाउट दैट कि सीरीज के फर्स्ट डे पे, मार्च के फर्स्ट डे में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग जिस स्पेस में हुई है वो है मेटल्स। अच्छा, अगर व्यूअर्स से गुजारिश है, अगर आपको मेरे माइक के साथ कुछ ऑडियो मिल रहा हो, ये हमारी जो कैंपस है ना, इसमें एक मॉक ड्रिल चल रही है फायर के लिए, तो वो शायद आपको ऑडियो कैच कर रहा होगा। लेकिन अगला ट्रेड लेते हैं। प्रकाश सर, आप ट्रेड क्या करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? ऐसा है कि मुझे लगता है कि when 6 days down think long, मुझे लगता है एक लॉन्ग होना चाहिए। पॉसिबल है, मैंने चुना है स्टॉक उज्जीवन, ट्रेड करा है 258 के आसपास, 255 का स्टॉक करना चाहिए, 50 रुपए का, परफेक्ट। ऑन द अपसाइड टारगेट 265, एग्रेसिव ट्रेड है, लेकिन थिंक लॉन्ग उज्जीवन। उज्जीवन में एक तेजी का ट्रेड का आवाज आपने आइडेंटिफाई किया है। सुदीप, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षद जी, मेरा ट्रेड रहेगा भारती एयरटेल शॉर्ट, बिकॉज स्टॉक ने एक जो जनवरी सेकेंड वीक में जो एक फॉल आया था 830 से 770, उसके बाद स्टॉक 50% स्टॉक ने वो किया था, बट अब वो उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि एक ब्रेकडाउन आ रहा है, और आज का जो ब्रेकडाउन एग्जैक्टली प्रीवियस जो फॉल जो आया था उसके बॉटम के आसपास है। और जो हिसाब से स्टॉक का फॉलिंग इंटेंसिटी मुझे लग रहा है मंडे, ये हमको एक गैप डाउन में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे देगा ऑन द शॉर्ट साइड। सो 765 के स्टॉप लॉस से 743 के टारगेट के लिए मैं STBT करके भारती एयरटेल लेके जाना चाहूंगा। एयरटेल एक्सेल साइड का ट्रेड रहेगा इस समय सुदीप के लिए। समित, आपका ट्रेड क्या है, तेजी या मंदी की तरफ? देखिए, तेजी के साथ जाना चाहेंगे। HDFC AMC काफी टाइम से ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट आज की जो एक सरप्राइजिंग गैप अप ये स्टॉक में हुई है, उसके चलते कल का अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो ये कहीं ना कहीं बेयर ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ से आज जो उछाल देखा ये, हालांकि आज मॉर्निंग हाई से थोड़ा ये स्टॉक पुल अप हुआ है, बट अभी भी लगता है कि ये नेक्स्ट वीक में थोड़ा इसमें फॉलो अप मूव दिख सकता है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे बाय किया सकता है 1790 के स्टॉप लॉस से 1860 का टारगेट होगा। और ऑप्शन ट्रेडर्स भी इसमें 1900 का कॉल ऑप्शन जो 30-31 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ये 21 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 60 से लेके 80 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, HDFC AMC अगर आप देखें BTST में आपका शामिल है, और HDFC AMC अगर आप देखें आज सुबह से एक सरप्राइज पैकेज है। एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद आज इस स्टॉक ने फाइनली अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। अमित जी, आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? जी वीरेंद्र जी, एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहूंगा अल्ट्राटेक में। अल्ट्राटेक एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग चार्ट है मार्केट में, इसमें मार्केट रिलेटेड करेक्शन है ड्यू टू ओवरऑल सेलिंग इन द मार्केट। स्टॉक ने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया, पिछले 3 दिन से 20 डेमा को बड़ा कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है, और आज स्टॉक लगभग अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस 72.45 का, इसे लॉन्ग करें फॉर अ टारगेट ऑफ 7400, और स्टॉप लॉस रहेगा 7175 का। अच्छा, एक काम करते हैं, BTST कॉल्स हो गई, राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी से भी लेंगे कॉल, उनकी ऐसी बात नहीं है। पर राजेश जी, पिछली बार जब हर्षदा और मैं थे यहाँ पे तो बात हुई थी पठान की। हर्षदा ने तो मना कर दिया था, मैंने देखी नहीं। PVR डे लो पर है, और आप समझ लीजिएगा कि इस वक्त मार्च 2022 के बाद के सबसे लोवेस्ट लेवल पे है।
वो पठान का रुझान तो खत्म हो गया अभी पीवीआर को कैसे आप ट्रेड करेंगे? और ये वो डॉनी ब्रेस को देखी क्या आपने? देखिए, एक एक करके आता हूँ। आपने कहा पठान का रुझान खत्म हो गया, जाहिर सी बात है 5वें हफ्ते में वो रुझान तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं ये जोड़ दूं कि 1000 करोड़ के कलेक्शन के साथ शायद ये पहली हिंदी फिल्म है जो ये आंकड़े दिखा रही है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक कलेक्शन का भी है। तो वो रुझान नहीं रहेगा। पीवीआर में दबाव कुछ और कारणों से आया है, जैसे पिछले हफ्ते की जो पिक्चर शहजादा आई उसे भी कोई खास कलेक्शन आई नहीं। इस हफ्ते जो सेल्फी आई है उसके भी रुझान बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि सारी टिकटें खाली पड़ी है अगर आप बुक माई शो में देखो तो। लेकिन अगर थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि की बात की जाए तो इस मर्जर के बाद 1500 स्क्रीन के साथ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आया है। फुटफॉल जो है पहले से तो बढ़े ही हैं, एड रेवेन्यूज़ में भी बढ़त आई है, और सबसे बड़ी बात है कि 100 करोड़ का केपेक्स इन्होंने प्लान कर रखा है आने वाले दिनों में, जहां ये 100 स्क्रीन 15 महीने में जोड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ अच्छे नाम कंटेंट के, जैसे कि अजय देवगन के भोला कह लीजिए, या और भी पिक्चरें हैं जो लाइनअप है ऋतिक रोशन वगैरह की, तो वो एक अच्छे कंटेंट आगे आने वाले दिनों में बन सकते हैं। चौथी तिमाही जो है मल्टीप्लेक्स बिजनेस के लिए लगातार ख़राब रही है, तो हो सकता है कि इस क्वार्टर्स में नंबर थोड़े से दबाव में आए, बट आने वाले दिनों में उसके बाद वाले क्वार्टर मुझे लगता है कि छुट्टियों के सीज़न की वजह से और एक अच्छे कंटेंट की वजह से मौजूदा स्तर से एक उछाल दे सकती हैं। ट्रेडिंग के नज़रिए से हो सकता है कि थोड़ा दबाव हो, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में मैं समझता हूँ कि अब जो 1600 के आसपास के रेट्स चल रहे हैं, वहाँ से 1750-1800 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। और डॉनी ब्रेस्को की जो बात है वो माफ़ कीजिएगा, इस बार मैं नहीं देख पाया, कुछ और पिक्चरें देख रहा था, तो आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल देखेंगे। वीक टाइम मिल जाता है मूवी देखने का राजेश जी, या वीकेंड में ही करते हैं सब कार्यक्रम मूवी वाला? टाइम निकालना पड़ता है हर्षदा जी, रात को 11 बजे से 2 बजे तक फिर करते क्या, यही तो करते हैं। मेरी दूसरी नींद पूरी हो जाती है उस टाइम में से। चलिए। हाँ, और मैंने फर्जी और जहानाबाद, हर्षदा। अच्छा, मेरा BTST अगर आप कहो तो दे दूं। हाँ सॉरी, वो तो स्किप ही हो गया, बताइए। राजेश जी। हाँ जी, बोलिए। BTST दे रहे थे ना आप? हेलो, ओके, मैं सोचा फर्जी और जहानाबाद के बता रहे हैं वीरू जी करके। खैर, BTST के तौर पे मैं बायकॉन लेके जाना चाहूँगा। अगर आप देखो तो पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट झेल रहा है, नई 52 वीक लो बना रहा है, लेकिन कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। जेनरिक्स, बायोसिमिलर, रिसर्च और नोवेल बायोसिमिलर्स में ये है। ग्रोथ की गजब की प्लान इन्होंने बना रखी है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जो इन्होंने टाइप्स किए हैं, खास करके US, यूरोप और लैटिन अमेरिकन मार्केट में, वहाँ हमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद नज़र आ रही है। वाइट्रिस का जो इन्होंने अभी इन दिनों अधिग्रहण किया, उससे इनके नंबर्स पे आगे आने वाले दिनों में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मार्केट कैप 27,000 करोड़ के आसपास क्या है, जिसमें इनकी होल्डिंग जो सिंजीन में है उसकी वैल्यूएशन 12,000 करोड़ के आसपास आती है। आने वाले दिनों में नंबर्स अच्छे होने की उम्मीद है, अच्छी प्रोडक्ट पाइपलाइन है इनकी, और जो रिसर्च का इनका पकड़ है वो बहुत ज़बरदस्त है। वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए हैं। छोटी अवधि में से मेरा मतलब है हफ्ते 10 दिन में 240 तक जाने की उम्मीद रखता हूं, बट थोड़ी सी लंबी अवधि रखी जाए, साल भर का, 15 महीने का, तो 280 के टारगेट के साथ यहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, लेवल्स के लिए बायोकॉन, तो ये फिलहाल आपके लिए BTST ट्रेड्स हमने आपके सामने पेश कर दिए। स्पीच कंसिडरिंग हम आखिरी 5 मिनट में उतर रहे हैं और इस हफ्ते काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स खिलाड़ी नंबर 1 में भी आए,
तो उसको रिविजिट कर लेते हैं और देख लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते का कौन बना है। ये टोटल रिटर्न्स की स्थिति, इनफैक्ट राजन शाह पूरे हफ्ते स्ट्रगल कर रहे थे, कल और आज में एक अच्छा कैचअप इन्होंने किया है, 6.5% के इनके रिटर्न्स रहे। रूपक डे ने 26.27% तक रिटर्न्स कमाए, लेकिन बाजी मारी है विभोर ने करीब 33.37% के रिटर्न्स के साथ। तो कांग्रेचुलेशंस विभोर, एक और बार जो आप खिलाड़ी नंबर 1 जीत रहे हैं। इनफैक्ट विभोर के तमाम वो ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो सबसे प्रॉमिसिंग रहे थे इस हफ्ते के लिए। उसमें आप ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म जॉनसन 5% के रिटर्न कमा कर गया, एफटीसी, ईपीएल, गुजरात अंबुजा, इनफैक्ट ईपीएल को तो उन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया था, वेरॉक इंजीनियरिंग, ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स इनके बने। विभोर कांग्रेचुलेशंस। ये बताइए इनमें से कोई ट्रेड जो आपको लगता है आगे कैरी किया जा सकता है? महिंद्रा सीआई कैरी किया जा सकता है, एंड डेफिनेटली रूपक का पीबी फिनटेक भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है उसमें भी, वो भी कैरी किया जा सकता है। ये दो स्टॉक डेफिनेटली एक अच्छा मूव है। एंड सेकंड जो नेक्स्ट अब जोड़ना चाहूंगा दैट इज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आया है, रिलायंस के साथ इनका हाइड्रोजन बस का जो एक कगार हुआ है वो आगे, और इनकी ऑर्डर बुक भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो इंटरेस्टिंग ट्रेड्स यहाँ पर बने हैं और होपफुली हम जब अगली बारी आपसे बात करेंगे मार्केट का ये बेहाल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशंस वंस मोर। तो ये फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता, 33% के रिटर्न्स इनके बने हैं वीरू। लेकिन निफ्टी बैंक वाकई 39,900 तो 40,000 के नीचे ही क्लोज दिखाएगा आज। जी हाँ, 40,000 के क्लस्टर के नीचे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, और ये खराब क्लोज है, याद रखिएगा खराब क्लोज है। और अगर आप इस क्लोज को कंपेयर करें ऑन वीकली, क्योंकि आज हमें वीकली की बात करनी पड़ेगी, आज हम मेरे ख्याल से पोस्ट जुलाई 2022 यानी दैट वॉर जोन, अगर आप उससे कंपेयर करें तो सबसे खराब वीकली कैंडल के साथ एग्जैक्टली 50 बीमा पे क्लोज हो रहे हैं, सबसे खराब वीकली कैंडल के साथ। यानी अगर आप देखें मोटा मोटी 6, 7, 8 महीने के, हालांकि प्रोटेक्टेड है 50 बीमा बट खराब क्लोज है, याद रखिएगा। और निफ्टी बैंक का यस क्लोज एग्जैक्टली 50 बीमा है, देखिएगा जरूर चार्ट ड्रॉ करके उस पर 50 बीमा डाल के। और अगर आप प्राइस डैमेजेस को देखें, मतलब सेक्टर्स जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस डैमेजेस हुए, उसमें आज याद रखिएगा मेटल्स ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग यहां पे हुई, और एक टेक्सटाइल स्पेस में शॉर्टिंग हुई, टेलीकॉम में शॉर्टिंग हुई, और ऑटोमोबाइल्स में भी याद रखिएगा काफ़ी शॉर्टिंग हुई। ऑटोमोबाइल्स में आज अपोलो टायर्स, एस्कॉट्स, बॉश, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, सब में अगर आप देखें आज काफ़ी शॉर्टिंग देखने को मिली। खैर, इस क्लोजिंग को और बारीकी से देखने चलते हैं हर्षिता के पास बड़ी वॉल पे। हर्षिता होगा टीवी। शुक्रिया वीरू। तो क्लियरली एक कमजोर हफ्ता रहा है। वीकली चार्ट आपकी स्क्रीन पर एक बार रख देते हैं और फिर देखेंगे आज किन किन स्टॉक्स की वजह से दरअसल दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी इस हफ्ते आपको क्या देकर गया है और निफ्टी बैंक में कितनी कमजोरी बनती हुई दिखाई दी है। तो ये देखिए, पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में 3% का दबाव देखने को मिला है, तो प्रेशर वाला हफ्ता रहा ही है निफ्टी के लिए। और हम क्लोज भी दिखा रहे हैं तो 17,460 के आसपास। एक चीज है, कल के लो से थोड़ा सा ऊपर निफ्टी बैंक हालांकि 39,892, तो काफी दिनों बाद ये 40,000 के नीचे टिकता हुआ दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक में भी पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में 4% तक का दबाव देखने को मिला है। लगे हाथ एक बार आप दिखा दीजिएगा मिड कैप इंडेक्स भी, क्योंकि वहां पर भी क्लियरली ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर देखने को मिला और ये भी करीब 2.5% नीचे ही था। चलिए आज की क्लोजिंग पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते सबसे ज्यादा लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स थे। अदानी एंटरप्राइजेस तो करीब 24% नीचे ओवर द वीक, सिप्ला में 6% का नुकसान, जेएसडब्ल्यू में भी करीब 5 से 6% तक का नुकसान। आज का एक क्लोज का फिगर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। निफ्टी बैंक कमजोर, 100 पॉइंट नीचे, 40,000 के नीचे का क्लोज। निफ्टी आईटी का कोई सहारा नहीं, आज करीब 100 पॉइंट तक का नुकसान देखने को मिला। मिड कैप्स में प्रेशर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव। मेटल काउंटर्स, ऑटो स्टॉक्स, ये सब कमजोर रहे हैं आज रियल एस्टेट स्पेस में, और ऑफ कोर्स बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा कमजोरी बनती हुई दिखाई दी है। आपके लिए हीट मैप लेकर आते हैं जो आपको पूरी पिक्चर दिखाएगा। आज तो आईटीसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, आईटीसी भी साइडलाइंस पर, 0.5% नीचे। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस एक और कमजोर सत्र,
हिंडाल्को आप देखिए 425 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, 4.5% नीचे। एमएनएम जैसे काउंटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, एलएनटी, ये सभी वीकर साइड पर थे। बैंकों में दबाव आया, एचडीएफसी बैंक कमजोर, कोटक महिंद्रा बैंक में भी दबाव देखने को मिला, आईसीआईसीआई बैंक एकदम फ्लैट क्लोज दिखा रहा है। लेकिन तेजी में क्या था, अदानी पोर्ट में हमने देखा कुछ रिकवरी आई, एशियन पेंट, डीवीज जैसे काउंटर्स में खरीदारी। आज रिलायंस का पार्टिसिपेशन है, तो इसीलिए शायद हम थोड़ी सी चाल को इतना गिरते हुए नहीं देख रहे हैं। क्लियरली हमने देखा 85.85% तक का नुकसान देखने को मिला, का इजाफा देखने को मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। एक्सिस में थोड़ी सी खरीदारी जरूर बनती हुई दिखाई दी और इंडसिन थोड़ा पॉजिटिव साइड पर। लेकिन कुल मिलाकर आज का ऐसे कोई ग्रेट सत्र नहीं रहा है। अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा बिकवाली की पोजीशंस ही बनती दिखाई दी है और ये हफ्ता लाडले कमजोर हफ्ता ही रहा है। 17,465 पर क्लियरली इंडेक्स जाकर टिका है। तो ये रहा इस आज का हाल। लेकिन आज स्टॉक यहाँ पर सीधा सौदा में जो हम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं नीरज और आशीष के बीच, उनमें किस तरह के रिटर्न्स बने और उनके परफॉर्मर्स कौन से थे, वो आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा। तो ओलेक्ट्रा नीरज यहाँ पर आशीष ने चुना था 20% ऊपर। सनोफी नंबर्स अच्छे तो उसका फायदा। कनोरिया केमिकल्स कुछ कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है या नई कैपेसिटी शुरू कर रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स भी तेजी की तरफ ही रहे थे। नीरज ने पिक किए थे आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स, डीएलएफ, उत्तम शुगर, श्री रेणुका और ऑफ कोर्स एक्सिस बैंक जो 0.5% ऊपर था। चलिए तो क्लोज जैसे तैसे आपकी स्क्रीन पे से 17,465, निफ्टी बैंक करीब 39,909, 40,000 के नीचे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका सप्ताह अंत बेहद शानदार रहेगा। इस कार्यक्रम को यहीं अंतिम दौर में ग्राफिक समाप्त करते हैं। सोमवार को फिर मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल में, हर्षदा, मेरी, नीरज जी की और आशीष की। समीकरण, स्टॉक्स इन न्यूज, निफ्टी बैंक पे अप्रोच और ग्लोबल मार्केट्स के संकेत देगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव ए नाइस वीकेंड। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय। Mongia Steel presents Majboot